विक्रम सिंघानिया की आलीशान ऑफिस की खिड़की से पूरी नई दिल्ली का नजारा साफ दिखाई देता था। वह अपनी चमड़े की कुर्सी पर एक अजेय सम्राट की तरह बैठा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक और क्रूर मुस्कान थी, जो किसी को भी डरा सकती थी। मेज के दूसरी तरफ अनन्या शांत भाव से खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। विक्रम ने एक मोटा सा दस्तावेज मेज पर फेंका और अपनी भारी आवाज में बोला कि यह तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। इस दस्तावेज में साफ लिखा है कि तुम्हें मेरे वारिस को जन्म देना होगा। विक्रम की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी और उसने अपनी उंगली से उस कागज को थपथपाया। उसने अनन्या को याद दिलाया कि उसके परिवार पर एक बहुत बड़ा कर्ज है, जिसे चुकाना असंभव है। अगर वह इस अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करती है, तो उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। अनन्या ने उस कागज को देखा, जिस पर उसके पिता के जाली हस्ताक्षर थे। वह जानती थी कि यह सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसे विक्रम ने रचा है। अनन्या ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में छुपे हुए गुस्से को पूरी तरह से दबा लिया। उसने विक्रम की तरफ एक ऐसी नजर से देखा जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडी और कठोर थी। उसने धीमे लेकिन बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कर्ज पूरी तरह से फर्जी है और अदालत में साबित नहीं हो सकता। विक्रम जोर से हंसा और बोला कि नहीं, दिल्ली में कानून वही है जो वह तय करता है। उसने अपनी ताकत का घमंड दिखाते हुए कहा कि कोई भी वकील तुम्हारे लिए केस लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। इस विशाल और शानदार कमरे में विक्रम का अहंकार साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था। वह यह मान चुका था कि उसके सामने खड़ी यह साधारण सी लड़की अब पूरी तरह से टूट चुकी है। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अनन्या के दिमाग में क्या चल रहा है। वह एक ऐसी रणनीति बना रही थी जो विक्रम के पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला सकती थी। अनन्या ने बिना किसी डर के उस अनुबंध को उठाया और उसकी शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ने का नाटक किया। विक्रम ने अपनी शराब की गिलास उठाई और एक घूंट पीते हुए अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि पैसे और ताकत के बल पर वह दुनिया की किसी भी चीज को आसानी से खरीद सकता है। अनन्या की खामोशी को उसने उसकी हार और लाचारी समझ लिया था, जो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। वह अपनी मेज के पास आया और अनन्या के चेहरे के बहुत करीब झुककर उसे एक बार फिर से धमकी देने लगा। उसने कहा कि हस्ताक्षर करो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अनन्या ने कलम उठाई, लेकिन उसने कागज पर अपने हस्ताक्षर करने की बजाय उसे वहीं मेज पर जोर से पटक दिया। कमरे में अचानक से एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसा था। विक्रम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने अपना हाथ मेज पर जोर से मारा, जिससे पूरा कमरा गूंज उठा। उसने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे आदेश को इस तरह से ठुकरा सको। अनन्या ने सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखा। तुम्हें लगता है कि तुम इस शहर के सबसे ताकतवर इंसान हो, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है जो तुम नहीं जानते। अनन्या की आवाज में एक अजीब सी कशिश और आत्मविश्वास था, जिसने विक्रम को पल भर के लिए पूरी तरह हैरान कर दिया। उसने कभी किसी महिला को अपनी आंखों में आंखें डालकर इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा था। वह हमेशा सोचता था कि हर कोई उसके नाम से ही कांपने लगता है और उसके सामने झुक जाता है, लेकिन आज उसके सामने खड़ी यह साधारण सी लड़की कुछ अलग ही थी। विक्रम ने अपने कोट के बटन को खोला और गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने की बहुत कोशिश की। उसने अपने सुरक्षा कर्मियों को अंदर बुलाने के लिए इंटरकॉम का बटन दबाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। यह देखकर उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें चमकने लगीं, क्योंकि ऐसा उसकी जिंदगी में पहली बार हो रहा था। उसकी सुरक्षा व्यवस्था पूरे देश में सबसे बेहतर मानी जाती थी, जिसे तोड़ना किसी भी आम इंसान के लिए नामुमकिन था। अनन्या वहीं खड़ी होकर उसकी घबराहट का पूरा मजा ले रही थी। तुम्हारे सभी सुरक्षा गार्ड अब मेरे आदेश का पालन कर रहे हैं और तुम्हारा यह शानदार कार्यालय
अब पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है। अनन्या ने अपनी कलाई घड़ी देखी और समय का हिसाब लगाते हुए उसे यह भयानक सच्चाई बहुत ही ठंडे दिमाग से बताई। विक्रम को अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लड़की आखिर क्या बेतुकी बातें कर रही है। उसने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला ताकि वह पुलिस कमिश्नर को फोन करके इस लड़की को तुरंत गिरफ्तार करवा सके, लेकिन उसके फोन के नेटवर्क के सिग्नल पूरी तरह गायब थे। तुम्हारी यह बेवकूफी तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि तुम नहीं जानती कि मैं इस शहर में क्या हैसियत रखता हूं। विक्रम अपनी जगह से उठा और तेज कदमों से चलते हुए दरवाजे की तरफ गया ताकि वह खुद बाहर जाकर स्थिति को संभाल सके। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, वह पूरी तरह से लॉक हो चुका था और बाहर से बंद कर दिया गया था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने ही बनाए गए पिंजरे में एक लाचार जानवर की तरह बुरी तरह से कैद हो गया है। वह गुस्से से पीछे मुड़ा। अनन्या ने शांति से अपना फोन निकाला और उस पर कुछ बटन दबाए, जिसके बाद कमरे में लगी एक बड़ी स्क्रीन अचानक चालू हो गई। उस विशाल स्क्रीन पर विक्रम के सारे गुप्त बैंक खातों और उसके काले कारोबार का पूरा विवरण साफ शब्दों में दिखाई दे रहा था। यह वह जानकारी थी जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों से और कानून की नजरों से बहुत ही चालाकी से छुपा कर रखा था। विक्रम के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसका घमंड चूर चूर होने लगा, क्योंकि उसकी सच्चाई अब सामने थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, यह सब तुम्हारे पास कैसे आया और तुम असल में कौन हो जो मेरे साम्राज्य को इस तरह से चुनौती दे रही हो। विक्रम की आवाज में अब वह पहले वाला गुरूर और आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था, बल्कि उसकी जगह एक अजीब सा डर साफ झलक रहा था। अनन्या ने अपनी जगह से बिना हिले ही जवाब दिया कि मैं वह तूफान हूं जिसे तुमने अपनी बेवकूफी से खुद दावत देकर बुलाया है। तुमने मेरे परिवार को बर्बाद करने की जो गंदी साजिश रची थी, उसका हिसाब चुकाने का समय अब आ गया है। तुम्हारी सारी दौलत अब बेकार है। तुम मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को आसानी से जिंदा जला सकता हूं। विक्रम ने अपने डर को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए एक बार फिर से ऊंची आवाज में धमकी देने का प्रयास किया, लेकिन उसकी धमकियों का अनन्या पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने हर एक कदम बहुत ही सोच समझकर उठाया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास अब एक पैसा भी नहीं बचा है। सब कुछ मेरा है। विक्रम ने हैरानी से पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा है? यह बिल्कुल असंभव बात है। अनन्या ने स्क्रीन पर एक और नया फोल्डर खोला और विक्रम की कंपनी के हालिया शेयर्स की स्थिति को पूरी तरह से दिखा दिया। विक्रम की कंपनी के 50% से अधिक शेयर अब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स नामक एक विदेशी कंपनी के नाम पर पूरी तरह ट्रांसफर हो चुके थे। यह देखकर विक्रम की सांसें अटक गईं, क्योंकि यह सब कुछ उसकी कल्पना से भी बहुत ज्यादा भयानक और खतरनाक था। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स की एकमात्र मालिक मैं हूं और अब तुम्हारी पूरी जिंदगी का नियंत्रण पूरी तरह से मेरे हाथों में आ चुका है। अनन्या ने अपनी आंखों में एक विजयी चमक के साथ यह बात कही, जिससे विक्रम की सारी उम्मीदें एक झटके में चकनाचूर हो गईं। उसने अपने पूरे जीवन में केवल दूसरों को कुचलने का काम किया था और कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसे ऐसे हराएगा। वह कुर्सी पर धम्म से बैठ गया और उसका पूरा शरीर एक अजीब सी घबराहट और हार की वजह से कांपने लगा था। वह हार चुका था। मुझे तुमसे किसी भी तरह की कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि तुमने भी कभी किसी बेबस और लाचार इंसान पर दया नहीं दिखाई। अनन्या ने अपना फोन वापस बैग में रखते हुए विक्रम की तरफ कदम बढ़ाए और उसकी आंखों में देखते हुए यह कड़वी सच्चाई कही। तुमने मेरे परिवार पर झूठा कर्ज थोपकर मुझे एक अपमानजनक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने की बहुत बड़ी कोशिश की थी। अब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि जब कोई अपनी सारी ताकत खो देता है तो उसे कैसा दर्द और अपमान सहना पड़ता है।
विक्रम ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। उसका वह पुराना गुरूर अब कहीं गायब हो चुका था और उसकी जगह एक भिखारी जैसी गिड़गिड़ाहट ने पूरी तरह से ले ली थी। वह उस लड़की के सामने घुटनों पर आ गया था जिसे वह कुछ ही समय पहले अपनी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा समझता था। अनन्या ने उसे घुटनों पर देखकर कोई खुशी नहीं दिखाई, बल्कि उसके चेहरे पर अभी भी वही ठंडी और कठोर खामोशी बनी हुई थी। मैं तुम्हारी कोई भी माफी स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे दरिंदे कभी नहीं बदलते और हमेशा दूसरों का फायदा उठाते रहते हैं। अनन्या ने अपनी आवाज को थोड़ा और कठोर करते हुए कहा कि अब तुम्हारा साम्राज्य पूरी तरह से मेरे हाथों में आ चुका है। तुम उस अनुबंध को उठाओ जिसे तुमने मुझे मजबूर करके साइन करवाने के लिए यहां इस मेज पर बहुत ही घमंड से रखा था। अब उस पर मेरे परिवार का नहीं, बल्कि तुम्हारा नाम लिखा जाएगा और तुम मेरे नौकर बनकर मेरी हर आज्ञा का पालन करोगे। विक्रम ने रोते हुए कहा कि मैं तुम्हारा नौकर बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन कृपया मुझे जेल जाने से पूरी तरह बचा लो। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को वह अपनी रखैल बनाना चाहता था, वह उसकी मालकिन बन जाएगी। अनन्या ने अपनी जेब से एक नया अनुबंध निकाला और उसे विक्रम के सामने फेंकते हुए कहा कि इसे बिना पढ़े तुरंत साइन कर दो। यह वही अपमान था जो विक्रम ने थोड़ी देर पहले उसके साथ करने की कोशिश की थी और अब उसका सामना कर रहा था। इस नए अनुबंध में साफ लिखा था कि विक्रम अपनी पूरी संपत्ति कंपनी का मालिकाना हक बिना किसी शर्त के अनन्या को सौंपता है। इसके बदले में उसे सिर्फ एक ही काम करना होगा, और वह काम है अनन्या के घर पर जिंदगी भर के लिए नौकर बनना। यह उसके अहंकार पर सबसे बड़ा और गहरा प्रहार था, जिसे बर्दाश्त करना उसके लिए मौत से भी ज्यादा भयानक और दर्दनाक साबित हो रहा था। लेकिन उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता या विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि वह पूरी तरह से हार चुका था। विक्रम ने कांपते हुए हाथों से कलम उठाई और उस कागज पर बिना कुछ सोचे समझे अपने हस्ताक्षर कर दिए, जो उसकी बर्बादी था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अनन्या के मन में उसके लिए जरा सी भी दया या करुणा उत्पन्न नहीं हो रही थी। उसने वह अनुबंध अपने हाथ में लिया और उसे बहुत ध्यान से देखते हुए अपनी एक खतरनाक जीत की मुस्कान को चेहरे पर सजाया। आज एक अहंकारी और क्रूर राजा का पतन हो चुका था और एक नई रानी का इस बड़े साम्राज्य पर उदय हुआ था। तुम्हें क्या लगता था कि तुम एक महिला को सिर्फ इसलिए कुचल सकते हो क्योंकि वह तुम्हारे सामने बहुत कमजोर और बेबस दिखाई देती है? अनन्या ने विक्रम को फर्श पर बैठे हुए देखा और अपनी आवाज को बेहद कड़क बनाते हुए उसे उसकी सबसे बड़ी गलती का एहसास दिलाया। मेरी खामोशी मेरी कमजोरी नहीं थी, बल्कि मेरी वह खौफनाक रणनीति थी जिसने तुम्हारे जैसे दरिंदे को हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा लिया। अब तुम मेरी दुनिया में एक मामूली इंसान बनकर रहोगे, जिसे कोई अधिकार नहीं मिलेगा और ना ही कोई सम्मान। मैं आज ही तुम्हारे घर के बाहर अपनी गाड़ी भिजवा दूंगी, ताकि तुम अपने नौकर वाले काम को बिना किसी देरी के तुरंत शुरू कर सको। याद रखना कि तुम अब इस शहर के कोई बड़े आदमी नहीं हो, बल्कि तुम सिर्फ मेरे एक साधारण और मामूली नौकर बनकर रह गए हो। विक्रम बिना कुछ बोले अपना सिर झुकाए बैठा रहा, क्योंकि उसके पास अब कहने के लिए कोई भी शब्द या कोई भी बहाना बिल्कुल नहीं बचा था। उसका जीवन अब पूरी तरह से इस कठोर महिला के रहम और दया पर निर्भर हो गया था। अनन्या ने अपना पर्स उठाया और कमरे के बाहर जाने के लिए पूरी शान से दरवाजे की तरफ अपने मजबूत कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा दिए। अब दरवाजा अपने आप ही खुल गया, क्योंकि उसकी सुरक्षा व्यवस्था अब पूरी तरह से इस नई मालकिन के आदेशों का पालन कर रही थी। बाहर खड़े सारे सुरक्षा गार्ड ने उसे देखकर सम्मान में अपना सिर नीचे झुका लिया, जैसे वह किसी देश की बहुत बड़ी महारानी को विदा कर रहे हों। विक्रम फर्श पर बैठा अपनी किस्मत को रोता रहा और अपनी सबसे बड़ी हार को महसूस करता रहा।
यह केवल इस खौफनाक और भयानक लड़ाई की एक छोटी सी शुरुआत थी, जो अभी और भी ज्यादा गहरी और खतरनाक होने वाली थी। अनन्या जानती थी कि विक्रम के पुराने साथी इस बात को इतनी आसानी से बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे और जरूर कोई पलटवार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वह हर उस तूफान के लिए पूरी तरह से तैयार थी जो उसके रास्ते में किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न करने वाला था। उसने नई दिल्ली की सड़कों पर कदम रखा और हवा में एक नई आजादी और बेखौफ ताकत की खुशबू को महसूस किया। विक्रम अनन्या के शानदार बंगले के बाहर खड़ा था और उसका पूरा शरीर गुस्से और अपमान की आग में बुरी तरह से जल रहा था। कल तक जो इंसान पूरे शहर पर राज करता था, आज वह एक मामूली नौकर की हैसियत से यहां लाया गया था। उसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था जिसमें उसके कुछ पुराने कपड़े रखे हुए थे, क्योंकि उसकी सारी महंगी चीजें छीन ली गई थीं। बंगले के विशाल दरवाजे उसके लिए खुले और उसे अंदर जाने का सीधा और स्पष्ट आदेश मिला। अंदर का नजारा देखकर विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि यह घर उसके अपने महल से भी ज्यादा आलीशान और भव्य था। हर एक चीज बहुत ही कीमती और दुर्लभ कलाकृतियों से सजी हुई थी, जो अनन्या की असली दौलत और ताकत की कहानी बयान कर रही थी। उसे एक छोटे से कमरे में ले जाया गया जो नौकरों के लिए बना था, और उसे वहां रहने का सख्त निर्देश दिया गया था। विक्रम ने अपना सामान फर्श पर फेंका और गुस्से से दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसके हाथों से खून बहने लगा। वह अभी भी अपनी इस भयानक हार को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा था और उसके दिमाग में बदले की भावना जाग रही थी। उसने सोचा कि अनन्या ने सिर्फ उसकी कंपनी छीनी है, लेकिन उसके पुराने और वफादार दोस्त अभी भी उसके साथ खड़े हो सकते हैं। उसने अपनी जेब से एक छिपा हुआ छोटा मोबाइल फोन निकाला, जिसे वह कल रात चेकिंग के दौरान सुरक्षा गार्ड्स की नजरों से बचाने में कामयाब रहा था। यह फोन उसका सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाला था, ऐसा उसका मानना था। विक्रम ने तुरंत अपने एक पुराने और भ्रष्ट पुलिस अधिकारी दोस्त को फोन लगाया, जो हमेशा उसके काले कारनामों को छुपाने में उसकी मदद करता था। उसने उस अधिकारी को आदेश दिया कि वह तुरंत अनन्या के परिवार वालों को झूठे मुकदमों में फंसाकर उन्हें जेल में डालने की पूरी तैयारी करे। विक्रम का प्लान था कि वह अनन्या के परिवार को बंधक बनाकर अपने सारे शेयर और संपत्ति वापस अपने नाम करवा लेगा। उसे लगा कि उसकी यह चाल अनन्या को घुटनों पर ला देगी और वह दोबारा अपना खोया हुआ साम्राज्य हासिल कर लेगा। दूसरी तरफ बंगले के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित एक हाईटेक कंट्रोल रूम में अनन्या अपनी कुर्सी पर बहुत ही शांत मुद्रा में बैठी हुई थी। उसके सामने कई बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थीं, जिन पर घर के हर एक कोने की सीसीटीवी फुटेज बहुत ही साफ दिखाई दे रही थी। विक्रम के उस छोटे से कमरे की फुटेज भी स्क्रीन पर चल रही थी और उसके फोन कॉल की हर एक बात रिकॉर्ड की जा रही थी। अनन्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि विक्रम ठीक वैसा ही कर रहा था जैसा उसने सोचा था। अनन्या ने अपने सबसे वफादार और चालाक सहायक राज को अंदर बुलाया, जो पिछले कई सालों से उसके हर एक बड़े और महत्वपूर्ण मिशन का अहम हिस्सा रहा था। राज ने कमरे में प्रवेश किया और अपनी मालकिन को बहुत ही सम्मान के साथ झुककर अभिवादन किया, क्योंकि वह उसकी ताकत और बुद्धिमानी को बहुत अच्छी तरह से जानता था। अनन्या ने विक्रम की रिकॉर्ड की गई बातचीत को राज के सामने चलाया और उसे विक्रम के उस भ्रष्ट अधिकारी दोस्त के बारे में पूरी जानकारी निकालने का सख्त आदेश दिया। राज ने बताया कि विक्रम का वह दोस्त शहर का सबसे भ्रष्ट अधिकारी है और वह पहले भी कई निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में शामिल रहा है। अनन्या ने अपनी मेज पर उंगलियां थपथपाईं और कहा कि अब समय आ गया है कि इस पूरे भ्रष्ट नेटवर्क को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। उसने राज को आदेश दिया कि वह उस अधिकारी के सभी गैर कानूनी कामों के पक्के सबूत इकट्ठा करे और उन्हें मीडिया में लीक कर दे। विक्रम का हर एक मोहरा अब उनके कड़े निशाने पर था। विक्रम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हर एक चाल पर अनन्या की पैनी नजर है और वह अपनी कब्र खुद खोद रहा है।
उसने अपने फोन से एक और कॉल की, जो शहर के सबसे बड़े गुंडे को थी, जिसे उसने अनन्या के भाई को अगवा करने का काम सौंपा था। विक्रम ने क्रूरता के साथ कहा कि उस लड़के को तब तक मारना जब तक अनन्या मेरे पैरों पर गिरकर माफी न मांग ले। उसकी यह बात सुनकर कंट्रोल रूम में बैठे राज का खून खौलने लगा और उसने मुट्ठी भींच ली। अनन्या ने राज को शांत रहने का इशारा किया और उसे बताया कि उसके भाई की सुरक्षा के लिए पहले से ही सबसे बेहतरीन कमांडोज को तैनात किया जा चुका है। विक्रम के गुंडे जैसे ही उसके भाई के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे, उन्हें तुरंत पकड़ लिया जाएगा और पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, जो अब अनन्या के लिए काम करती है। अनन्या का नेटवर्क इतना विशाल और शक्तिशाली था कि विक्रम जैसे लोग उसकी सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे और हकीकत में उसका सामना करना नामुमकिन था। कुछ ही घंटों के भीतर विक्रम की सारी योजनाएं पूरी तरह से विफल हो गईं और उसके सारे खतरनाक गुंडे अनन्या के सुरक्षा कर्मियों द्वारा पीटे जा चुके थे। गुंडों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उन्होंने डर के मारे विक्रम का नाम उगल दिया और सारी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इधर वह भ्रष्ट पुलिस अधिकारी भी अपने खिलाफ मीडिया में लीक हुए सबूतों को देखकर पूरी तरह से घबरा गया और अपनी नौकरी बचाने के लिए भटकने लगा। विक्रम का पूरा साम्राज्य और नेटवर्क अब ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। विक्रम अपने छोटे से कमरे में बैठकर अपनी जीत की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसका प्लान सफल होगा। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुला और दो लंबे चौड़े सुरक्षा गार्ड अंदर आ गए, जिन्होंने उसे कॉलर से पकड़कर बाहर खींच लिया। विक्रम ने चिल्लाते हुए पूछा कि ये क्या बदतमीजी है और तुम लोग मुझे इस तरह से कहां ले जा रहे हो, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसे घसीटते हुए मुख्य हॉल में लाया गया, जहां अनन्या शान से बैठी थी। अनन्या ने अपनी चाय का कप टेबल पर रखा और बहुत ही ठंडी और खतरनाक नजरों से विक्रम की तरफ देखा, जो अब डर के मारे कांपने लगा था। उसने विक्रम का वह छिपा हुआ मोबाइल फोन उसके सामने फेंक दिया, जो उसने थोड़ी देर पहले अपने कमरे से बरामद करवाया था। विक्रम की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या को उसके इस फोन के बारे में इतनी जल्दी कैसे पता चल गया। उसे लगा था कि वह बहुत चालाकी से काम कर रहा है, लेकिन वह एक बहुत बड़ी भूल कर बैठा था। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे ही घर में रहकर मेरे परिवार के खिलाफ इतनी बड़ी और घटिया साजिश रच सकते हो और मुझे पता नहीं चलेगा? अनन्या की आवाज में एक ऐसा भयानक गुस्सा था जिसने विक्रम की आत्मा को अंदर तक पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया और उसे अपनी गलती का एहसास कराया। तुम्हारे वह सारे गुंडे अब पुलिस की हिरासत में हैं और तुम्हारा वह प्यारा पुलिस वाला दोस्त खुद को बचाने के लिए पागलों की तरह यहां वहां भाग रहा है। तुम्हारी सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं। विक्रम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी पक्की योजना इतनी आसानी से और इतनी जल्दी कैसे पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। वह अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था, क्योंकि अब उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। उसने अनन्या की तरफ देखा, जो अब किसी साधारण लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक और खूंखार शेरनी की तरह दिखाई दे रही थी। वह समझ गया था कि उसने किस भयानक इंसान से दुश्मनी मोल ले ली है। अनन्या ने अपनी जगह से उठकर विक्रम के पास आते हुए कहा कि मैंने तुम्हें सुधरने का एक मौका दिया था, लेकिन तुम्हारे अंदर का वह कीड़ा अभी भी जिंदा है। तुम अभी भी अपनी उसी पुरानी ताकत और पैसे के नशे में चूर हो, जो अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है और कभी वापस नहीं आएगा। अब तुम्हें इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि तुमने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की जरूरत की है, जिसे मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तुम्हारा जीवन सच में एक नर्क बन जाएगा। उसने अपने सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया कि वे विक्रम को घर के सबसे कठिन और गंदे काम करने के लिए तुरंत भेज दें, जहां उसे कोई भी आराम नहीं मिलेगा। विक्रम को अब बगीचे की सफाई करने और पूरे घर का कचरा उठाने का काम सौंपा गया, जो उसके लिए किसी
भयानक और डरावने सपने से कम नहीं था। वह जो कल तक मखमल के गद्दों पर सोता था, अब उसे कड़ी धूप में पसीना बहाना पड़ रहा था और हर एक नौकर उसे बहुत ही बुरी तरह से अपमानित कर रहा था। इस बीच अनन्या ने अपने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के मुख्यालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की। उसने उन सबको विक्रम की कंपनी के अधिग्रहण के बारे में पूरी जानकारी दी और भविष्य की उन सभी नई और बड़ी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उसके साझेदार उसकी बुद्धिमानी और उसकी शानदार रणनीतियों की बहुत तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उसने बिना किसी नुकसान के इतना बड़ा साम्राज्य बहुत ही आसानी से हासिल कर लिया था। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अनन्या का असली लक्ष्य सिर्फ विक्रम की दौलत छीनना नहीं था, बल्कि उस पूरे भ्रष्ट सिस्टम को जड़ से खत्म करना था जिसने विक्रम जैसे राक्षसों को पैदा किया था। वह विक्रम के उन सभी व्यापारिक साझेदारों की एक लंबी सूची तैयार कर रही थी जो काले धन को सफेद करने और गैर कानूनी हथियारों का व्यापार करने में शामिल थे। वह एक ऐसा जाल बिछा रही थी जिससे विक्रम के साथ साथ शहर के सारे बड़े और नामी अपराधी सीधे जेल की सलाखों के पीछे हमेशा के लिए पहुंच जाएंगे। उसकी सोच बहुत ही दूरदर्शी और खतरनाक थी। विक्रम जब बगीचे में काम कर रहा था तो उसके हाथ पूरी तरह से छिल गए थे और उसकी कमर में बहुत ही भयानक दर्द हो रहा था जिसे वह सह नहीं पा रहा था। उसने चारों तरफ देखा और पाया कि वहां खड़े सभी सुरक्षा गार्ड उस पर हंस रहे थे और उसकी इस बुरी हालत का मजा ले रहे थे। उसे अपना वह समय याद आ रहा था जब वह इसी तरह अपने गरीब कर्मचारियों का मजाक उड़ाता था और उन्हें छोटी गलतियों के लिए कड़ी सजा देता था। आज वही सब कुछ उसके साथ हो रहा था। उसने आसमान की तरफ देखकर अपनी किस्मत को कोसा और पहली बार उसे अपनी उन सभी गलतियों का एहसास हुआ जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में अपने लालच के कारण की थीं। वह जानता था कि अब उसके पास अनन्या से माफी मांगने के अलावा और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा है, लेकिन वह यह भी जानता था कि अनन्या उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसे अपनी उस एक गलती का बहुत पछतावा हो रहा था जब उसने अनन्या को एक साधारण लड़की समझकर उसे ब्लैकमेल करने की बहुत ही घिनौनी कोशिश की थी। शाम ढलने लगी थी और विक्रम पूरी तरह से थककर चूर हो चुका था, लेकिन उसे अभी भी आराम करने की कोई भी इजाजत बिल्कुल नहीं दी गई थी। उसे रसोई घर में जाकर सारे झूठे बर्तन साफ करने का आदेश मिला, जो उसके लिए किसी भयानक सजा से कम नहीं था, क्योंकि उसने कभी एक गिलास पानी भी खुद नहीं लिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने किसी तरह अपने आंसुओं को पोंछा और चुपचाप काम करने लगा, क्योंकि अगर वह रुकता तो उसे और भी ज्यादा भयानक सजा मिलने का डर था। अनन्या अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होकर डूबते हुए सूरज को देख रही थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही गहरी शांति और संतुष्टि साफ नजर आ रही थी। उसने वह कर दिखाया था जो हर किसी के लिए असंभव था और उसने अपने परिवार की इज्जत को एक बहुत ही बड़े और खतरनाक दरिंदे से हमेशा के लिए बचा लिया था। लेकिन वह यह भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि यह लड़ाई अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और आगे अभी और भी बड़ी और खतरनाक चुनौतियां उसका बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। उसे खबर मिली कि विक्रम के कुछ पुराने व्यापारिक साझेदार, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और खतरनाक माने जाते हैं, वे अब अनन्या की कंपनी पर बहुत बड़ा हमला करने की योजना बना रहे हैं। वे विक्रम की बर्बादी से पूरी तरह से घबरा गए थे और उन्हें लग रहा था कि अगला निशाना वे खुद हो सकते हैं। इसलिए वे मिलकर अनन्या को खत्म करना चाहते थे। अनन्या ने यह खबर सुनते ही एक बहुत ही खतरनाक मुस्कान दी और अपने सहायक राज को उन सभी दुश्मनों की पूरी और पक्की जानकारी तुरंत इकट्ठा करने का नया आदेश दिया। उन बेवकूफों को यह बिल्कुल भी नहीं पता है कि वे किस भयानक आग के साथ खेलने की जरूरत कर रहे हैं और इसका अंजाम उनके लिए कितना बुरा और खतरनाक साबित हो सकता है। अनन्या ने अपने लैपटॉप को चालू किया और एक नए फोल्डर को खोला
जिसमें शहर के सभी बड़े नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों के सबसे गुप्त और खतरनाक राज पूरी तरह से सुरक्षित रखे गए थे। यह वह ब्रह्मास्त्र था जिसका इस्तेमाल वह सही समय आने पर बहुत ही बेरहमी के साथ करने वाली थी, ताकि कोई भी अपराधी उसके सामने खड़ा न रह सके। विक्रम ने जब बर्तन धोने का काम पूरा कर लिया तो उसे एक सूखी रोटी और पानी का एक गिलास दिया गया, जिसे देखकर उसकी भूख पूरी तरह से मर गई थी। उसे वे शानदार दावतें याद आ रही थीं, जिनमें वह लाखों रुपये सिर्फ एक रात में ही खर्च कर देता था, और आज उसे एक सूखी रोटी के लिए भी इस तरह से तरसना पड़ रहा था। उसने उस रोटी को उठाया और बहुत ही मुश्किल से अपने गले के नीचे उतारा, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे यह सब कुछ सहना ही पड़ेगा। रात बहुत गहरी हो चुकी थी और पूरा शहर नींद में सो रहा था, लेकिन अनन्या की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी और वह अभी भी पूरी तरह से जाग रही थी। वह अपने कमरे में टहल रही थी और कल के होने वाले सबसे बड़े धमाके की पक्की तैयारी करने में बहुत ही व्यस्त थी। उसने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने खास वकीलों को ईमेल के जरिए भेजे, ताकि सुबह होते ही विक्रम के उन भ्रष्ट और लालची दोस्तों पर एक साथ कानूनी हमला किया जा सके। उसकी योजना अचूक थी। विक्रम अपने उस छोटे और अंधेरे कमरे में फर्श पर लेट गया और अपनी आंखों को बंद करके उस भयानक कल के बारे में सोचने लगा, जो उसके लिए किसी नर्क जैसा था। उसे हर पल यह डर सता रहा था कि पता नहीं अगली सुबह अनन्या उसे कौन सी नई और भयानक सजा देगी, जो उसकी बची कुची हिम्मत को भी पूरी तरह से तोड़ देगी। उसका अहंकार, जो आसमान की ऊंचाइयों को छूता था, वह अब पूरी तरह से धूल में मिल चुका था और वह सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह ही अपनी बाकी की जिंदगी काट रहा था। यह कहानी सिर्फ एक साधारण सी हार और जीत की बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसे भयानक युद्ध की शुरुआत थी जिसमें अच्छाई और बुराई के बीच सबसे बड़ी टक्कर होने वाली थी। अनन्या ने यह बहुत ही अच्छी तरह से साबित कर दिया था कि एक अकेली और साधारण सी दिखने वाली महिला भी जरूरत पड़ने पर पूरे शहर के सबसे बड़े अपराधियों के पसीने छुड़ा सकती है। उसकी असली और खौफनाक ताकत का अंदाजा लगाना विक्रम या उसके किसी भी भ्रष्ट दोस्त के बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वह सोच से बहुत आगे थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही अनन्या का शानदार कार्यालय पूरी तरह से एक युद्ध के मैदान में बदल चुका था। स्क्रीन पर कई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के आंकड़े तेजी से बदल रहे थे और राज्य अपनी टीम के साथ काम में जुटा था। अनन्या ने विक्रम के उन सभी भ्रष्ट व्यापारिक साझेदारों की फाइल खोली जो उसके काले धन को सफेद करने में उसकी मदद करते थे। आज उसका मुख्य लक्ष्य उन सभी की कंपनियों को आर्थिक रूप से पूरी तरह पंगु बनाना था, ताकि वे कोई चाल न चल सके। उसने राज को अपनी योजना समझाते हुए कहा कि इन सभी कंपनियों ने बाजार से बहुत भारी मात्रा में कर्ज लिया हुआ है। अगर हम इनके सभी पुराने और खराब कर्जों को बाजार से एक साथ खरीद लें तो ये पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में आ जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के सीमित धन का उपयोग करते हुए अनन्या ने एक ही झटके में उन सभी के कर्जों को खरीदना शुरू कर दिया। यह एक ऐसा भयानक वित्तीय हमला था जिसकी उन भ्रष्ट व्यापारियों ने सपने में भी कभी कोई कल्पना नहीं की थी। शेयर बाजार खुलते ही उन सभी कंपनियों के शेयर बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिरने लगे, जिससे पूरे व्यापारिक जगत में हड़कंप मच गया। विक्रम के सबसे पुराने साथी मेहता को जब यह खबर मिली तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह बुरी तरह घबरा गया। उसका फोन लगातार बज रहा था, क्योंकि उसके सभी निवेशक अपना पैसा वापस निकालने के लिए पागलों की तरह उसे फोन कर रहे थे। मेहता को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यह सब कुछ इतनी तेजी से कैसे और क्यों हो रहा है। इधर विक्रम अभी भी अनन्या के बगीचे में एक मामूली नौकर की तरह बहुत ही बुरी हालत में अपना काम कर रहा था। उसके हाथों में अब छाले पड़ चुके थे और उसका पूरा शरीर दर्द से बुरी तरह से टूट रहा था, जिसे वह सह नहीं पा रहा था। उसे बाहर की दुनिया की कोई
भी खबर नहीं थी, क्योंकि उसका फोन और इंटरनेट से सारा संपर्क पहले ही पूरी तरह से काट दिया गया था। लेकिन उसे अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने एक अन्य नौकर से चुपके से बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी को उससे दूर रहने का बहुत ही सख्त आदेश दिया गया था। कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था और सब उसे बहुत ही नफरत भरी नजरों से देखकर अपना काम कर रहे थे। विक्रम का अहंकार उसे अंदर ही अंदर खा रहा था और वह किसी भी तरह से बाहर की दुनिया से संपर्क करने का एक नया रास्ता खोज रहा था। उसे लगा कि उसके पैसे और उसकी पुरानी पहचान अभी भी उसे इस नर्क से बचा सकती है। मेहता ने घबराहट में विक्रम के पुराने कार्यालय में फोन किया, लेकिन वहां से उसे कोई भी संतोषजनक और सही जवाब बिल्कुल नहीं मिला। विक्रम की कंपनी के सभी नए अधिकारी अब सीधे अनन्या के आदेशों का पूरी तरह से पालन कर रहे थे और उन्होंने मेहता को पहचानने से ही इनकार कर दिया। यह सुनकर मेहता का डर और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि विक्रम ही उसका एकमात्र ऐसा सहारा था जो उसे इस भयानक मुसीबत से निकाल सकता था। उसे अब ऐसा महसूस होने लगा था कि विक्रम के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। कुछ ही देर बाद मेहता के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई और दूसरी तरफ से अनन्या की ठंडी और खौफनाक आवाज सुनाई दी। उसने मेहता को बहुत ही शांत लहजे में बताया कि उसकी कंपनी के सभी कर्ज अब पूरी तरह से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के अधिकार क्षेत्र में आ चुके हैं। अनन्या ने उसे शाम को अपने मुख्य कार्यालय में एक विशेष बैठक के लिए बुलाया और साथ ही यह भी धमकी दी कि अगर वह नहीं आया तो उसकी कंपनी कल सुबह तक पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगी और बर्बाद हो जाएगी। शाम के समय मेहता कांपते हुए पैरों के साथ अनन्या के उस विशाल और भव्य कार्यालय में पहुंचा जहां कभी विक्रम राज किया करता था। वहां का पूरा नजारा बदला हुआ था और सुरक्षा इतनी ज्यादा कड़ी थी कि कोई परिंदा भी बिना इजाजत के अंदर नहीं मार सकता था। मेहता को एक बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया गया, जहां अनन्या एक बहुत ही बड़ी कुर्सी पर महारानी की तरह शान से बैठी हुई थी। उसे देखकर मेहता को तुरंत एहसास हो गया कि वह किसी साधारण महिला के सामने नहीं, बल्कि एक तूफान के सामने खड़ा है। अनन्या ने मेहता को बैठने का कोई भी इशारा नहीं किया और सीधे काम की बात करते हुए उसके सारे काले चिट्ठे उसके सामने मेज पर फेंक दिए। उसने कहा कि तुमने सालों तक विक्रम के साथ मिलकर बहुत से मासूम लोगों का खून चूसा है और बहुत सारा काला धन इकट्ठा किया है। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो तुम चुपचाप अपनी कंपनी मेरे नाम कर दो या फिर पूरी जिंदगी जेल की हवा खाओ। मेहता के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं, क्योंकि उसके सारे अपराध अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुके थे। मेहता ने अपनी पुरानी और गंदी आदत के अनुसार अनन्या को करोड़ों रुपयों का बहुत ही बड़ा लालच देकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैं आपको आपकी सोच से भी ज्यादा पैसे दे सकता हूं, बस आप मुझे इस भयानक जाल से बाहर निकाल दीजिए। अनन्या उसकी इस बेवकूफी पर बहुत ही जोर से हंसी और उसकी हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा, जिसने मेहता को और भी ज्यादा डरा दिया। उसने कहा कि तुम्हारी सारी दौलत मेरे लिए सिर्फ कचरे के समान है, जिसकी मेरी नजर में कोई भी कीमत नहीं है। अनन्या ने अपने लैपटॉप पर एक वीडियो प्ले किया और उसे मेहता की तरफ घुमा दिया ताकि वह सच्चाई को अपनी आंखों से अच्छी तरह से देख सके। वीडियो में विक्रम बगीचे में पसीना बहाते हुए बहुत ही बुरी हालत में कचरा उठा रहा था और उसकी हालत किसी भिखारी से भी ज्यादा खराब लग रही थी। मेहता यह भयानक नजारा देखकर पूरी तरह से सदमे में चला गया, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शहर का सबसे ताकतवर इंसान ऐसे काम करेगा। उसकी बची कुची हिम्मत भी अब पूरी तरह से टूट गई। अगर तुम विक्रम जैसी बुरी हालत नहीं चाहते हो तो चुपचाप इन कागजों पर अपने हस्ताक्षर कर दो और इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। अनन्या के इन सख्त शब्दों ने मेहता के पास सोचने का कोई भी दूसरा विकल्प या रास्ता बिल्कुल नहीं छोड़ा था, क्योंकि मौत और बर्बादी उसके सामने खड़ी थी।
उसने कांपते हुए हाथों से उन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और अपना पूरा व्यापारिक साम्राज्य एक ही पल में हमेशा के लिए खो दिया। अनन्या की यह एक और बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत थी। मेहता के जाने के बाद अनन्या ने अपनी सूची में से उसका नाम बहुत ही खुशी के साथ काट दिया और अपने अगले शिकार की तरफ ध्यान केंद्रित किया। विक्रम के अभी भी 3 और ऐसे बड़े साथी बचे हुए थे जो शहर के काले व्यापार को बहुत ही मजबूती से संभाल रहे थे। अनन्या ने राज को आदेश दिया कि वह रात भर में उन तीनों के सारे विदेशी बैंक खातों को पूरी तरह से हैक करके उनका सारा पैसा फ्रीज कर दे। वह उन्हें सुबह तक पूरी तरह से भिखारी बना देना चाहती थी ताकि वे कभी भी उठ न सके। रात के समय विक्रम को जब अपने उस छोटे और अंधेरे कमरे में वापस जाने का मौका मिला तो वह पूरी तरह से टूट चुका था और रो रहा था। उसे आज खाने में सिर्फ बचा हुआ बाजी खाना दिया गया था जिसे खाने की उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन भूख उसे बहुत सता रही थी। उसे अपनी उस आलीशान जिंदगी की याद आ रही थी जब वह लोगों पर हुक्म चलाता था और आज वह खुद दूसरों के हुक्म का बहुत ही लाचार होकर पालन कर रहा था। उसकी हालत अब पागलों जैसी हो रही थी। अचानक विक्रम की नजर कमरे के एक कोने में पड़े पुराने अखबार के एक छोटे से टुकड़े पर पड़ी जिसे किसी ने वहां कचरे में फेंक दिया था। उसने उसे उठाया और जब उसकी नजर खबर पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी रह गईं क्योंकि उसमें मेहता की कंपनी के पूरी तरह से दिवालिया होने की खबर छपी थी। विक्रम को अब जाकर यह समझ में आया कि अनन्या सिर्फ उससे ही नहीं बल्कि उसके पूरे विशाल साम्राज्य से अपना बदला बहुत ही भयानक तरीके से ले रही है। उसके सारे दोस्त अब एक एक करके पूरी तरह से खत्म हो रहे थे। विक्रम अब बुरी तरह से घबरा गया क्योंकि वह जानता था कि अगर उसके सारे दोस्त और साथी बर्बाद हो गए तो उसे यहां से निकालने वाला कोई भी नहीं बचेगा। उसने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू किया और चिल्लाते हुए अनन्या से मिलने की बहुत ही ज्यादा भीख मांगने लगा, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। बाहर खड़े सुरक्षा गार्ड ने उसे चुप रहने की बहुत ही सख्त चेतावनी दी और कहा कि अगर वह नहीं माना तो उसे और भी ज्यादा भयानक सजा दी जाएगी। विक्रम फूट फूट कर रोने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह पूरे शहर में एक बहुत ही बड़ा तूफान आ गया जब समाचार चैनलों पर विक्रम के बाकी बचे तीनों साथियों के विदेशी बैंक खातों के सीज होने की खबर आई। उन तीनों पर कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत ही गंभीर आरोप लगे थे और पुलिस उनके घरों पर छापा मारने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। अनन्या ने वह सारे पक्के सबूत सीधे सरकारी एजेंसियों को बहुत ही गुप्त तरीके से भेज दिए थे जिससे उनके बचने का कोई भी रास्ता अब बिल्कुल नहीं बचा था। उसका जाल अब पूरी तरह से कस चुका था। पुलिस ने उन तीनों भ्रष्ट व्यापारियों को उनके आलीशान घरों से बहुत ही बुरी तरह से गिरफ्तार कर लिया और मीडिया के कैमरों के सामने उनका भारी अपमान किया। यह दृश्य पूरे शहर के लिए बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला था क्योंकि कल तक ये लोग कानून को अपनी जेब में रखकर पूरी शान से घूमा करते थे। आज उनकी सारी ताकत और उनका सारा घमंड एक ही झटके में पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया था और वे अपराधियों की तरह मुंह छुपा रहे थे। यह अनन्या की उस शानदार और अचूक रणनीति का बहुत ही भयानक परिणाम था। अनन्या ने अपने कार्यालय में खड़े होकर अपनी पूरी टीम को इस शानदार सफलता पर बहुत ही ज्यादा बधाई दी और उनके काम की खूब तारीफ की। उसने कहा कि हमने इस शहर से भ्रष्टाचार की एक बहुत ही बड़ी और गंदी जड़ को हमेशा के लिए पूरी तरह से उखाड़कर फेंक दिया है। लेकिन उसने साथ ही यह भी चेतावनी दी कि अभी काम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और हमें अपनी नजरें हर तरफ पूरी तरह से खुली रखनी होंगी क्योंकि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके नीचे छुपे हुए छोटे सांप बाहर निकलकर जरूर डसते हैं। दोपहर के समय विक्रम को एक बार फिर से अनन्या के सामने बहुत ही बुरी हालत में पेश किया गया ताकि वह उसे अपनी नई जीत दिखा सके। विक्रम के चेहरे पर अब वह पुराना अहंकार बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उसकी जगह एक बहुत ही गहरा डर
और खौफ पूरी तरह से बैठ चुका था। उसने हाथ जोड़कर अनन्या से बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाते हुए कहा कि अब तुमने मेरे सभी दोस्तों को बर्बाद कर दिया है, तो कृपया मुझे अब छोड़ दो। मैं अब तुम्हारी जिंदगी में कभी भी लौटकर वापस नहीं आऊंगा और हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। अनन्या ने अपनी कुर्सी से उठकर विक्रम के पास आते हुए कहा कि तुम्हारी सजा अभी शुरू ही हुई है और तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? तुमने जो पाप किए हैं उनकी माफी तुम्हें इतनी आसानी से कभी भी नहीं मिल सकती और तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी इसी नर्क में एक नौकर बनकर गुजारनी होगी। तुम्हारे जो दोस्त तुम्हें इस मुसीबत से निकालने वाले थे, वे अब खुद पुलिस की लाठियां बहुत ही बुरी तरह से खा रहे हैं और जेल में सड़ रहे हैं। अब तुम्हारे पास कोई भी सहारा नहीं है और तुम्हारी उम्मीदें पूरी तरह खत्म है। विक्रम को यह एहसास हो गया था कि वह अब एक ऐसे चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुका है जहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे, क्योंकि उसकी सारी दौलत, ताकत और सम्मान सब कुछ बहुत पीछे छूट चुका था। वह सिर्फ एक जिंदा इंसान था जिसकी आत्मा बहुत पहले ही बुरी तरह से मर चुकी थी और अब उसे सिर्फ आदेशों का पालन करना था। उसने बिना कुछ बोले वापस अपने काम पर जाने के लिए पीछे मुड़कर अपने भारी कदम बढ़ा दिए। अनन्या ने उसे जाते हुए देखा और उसके चेहरे पर किसी भी तरह की कोई दया या करुणा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वह न्याय कर रही थी। उसने राज को बुलाया और कहा कि अब समय आ गया है कि हम विक्रम की कंपनी के बचे हुए सभी छोटे हिस्सों को भी पूरी तरह से साफ कर दें। यह शहर अब एक नए और अच्छे युग की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जहां विक्रम जैसे अपराधियों के लिए कोई भी जगह बिल्कुल नहीं होगी। उसका यह बड़ा और ऐतिहासिक अभियान अभी बहुत ही जोर शोर से जारी था। विक्रम अब उस शानदार बंगले में एक कैदी और नौकर की तरह अपनी सजा काट रहा था, लेकिन उसके अंदर की आग अभी बुझी नहीं थी। उसे अचानक याद आया कि उसने सालों पहले एक बहुत ही गुप्त अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के साथ कुछ गैर कानूनी समझौते किए थे। वो सिंडिकेट सिर्फ हथियारों और अवैध चीजों का व्यापार करता था और उसका मुखिया एक बेहद खतरनाक और क्रूर इंसान था जिसका नाम डेविड था। विक्रम ने सोचा कि अगर वह किसी तरह डेविड से संपर्क कर ले तो वह इस भयानक नर्क से हमेशा के लिए आजाद हो सकता है। रात के अंधेरे में विक्रम ने बगीचे की सफाई करते समय एक सुरक्षा गार्ड का रेडियो ट्रांसमीटर बहुत ही चालाकी से चुरा लिया था। उसने एक पुरानी तकनीक का उपयोग करके उस छोटे से उपकरण को एक संचार माध्यम में बदल दिया ताकि वह डेविड को एक गुप्त संदेश भेज सके। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि अगर वह पकड़ा जाता तो उसे सीधे मौत की सजा मिल सकती थी। लेकिन उसके मन में बदले की भावना इतनी ज्यादा गहरी हो चुकी थी कि उसने अपनी जान की परवाह किए बिना वह संदेश तुरंत भेज दिया। अगली सुबह अनन्या अपने भव्य कार्यालय में बैठी हुई अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार के नए और महत्वपूर्ण आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण कर रही थी। उसे अपनी खुफिया टीम से यह जरूरी खबर मिली कि डेविड की कई बड़ी शेल कंपनियों के शेयर अचानक से बहुत तेजी से गिर रहे हैं। राज ने बताया कि डेविड का पूरा नेटवर्क अब उनकी अचूक और खतरनाक रडार पर आ चुका है और वह पूरी तरह से घबराया हुआ है। अनन्या के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई, क्योंकि वह इसी पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। डेविड ने विक्रम का वह गुप्त संदेश प्राप्त कर लिया था और उसे यह जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि एक महिला ने उसके सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार को अपना नौकर बना लिया है। उसने तुरंत अपने सबसे खतरनाक और खूंखार हथियारों की एक विशेष टीम को नई दिल्ली भेजने का बहुत ही सख्त आदेश दिया। उसका मकसद अनन्या को मारकर अपने सारे नुकसान की भरपाई करना और विक्रम को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना था। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह खुद मौत के मुंह में जा रहा है। इधर विक्रम को यह पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि अब डेविड के आदमी किसी भी समय आकर उसे यहां से बचा लेंगे।
उसके अंदर का वह पुराना अहंकार फिर से झाग उठा था और वह काम करने से लगातार मना करने लगा था। जब एक सुरक्षा गार्ड ने उसे कचरा उठाने के लिए कहा तो विक्रम ने उसे धक्का दे दिया और बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा। उसने गार्ड को धमकी देते हुए कहा कि कल तुम सभी लोग मेरे पैरों में गिरकर अपनी जान की बहुत ही ज्यादा भीख मांगोगे। यह खबर तुरंत अनन्या के पास पहुंची, जो उस समय अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में पूरी तरह से व्यस्त थी। उसने राज को आदेश दिया कि विक्रम को तुरंत घसीटकर उसके सामने पेश किया जाए, ताकि उसका यह सारा भ्रम हमेशा के लिए टूट सके। कुछ ही मिनटों में विक्रम को दो मजबूत गार्ड्स ने पकड़कर उस विशाल हॉल में ला खड़ा किया, जहां अनन्या अपनी राजशाही कुर्सी पर विराजमान थी। विक्रम के चेहरे पर आज डर की बजाय एक बहुत ही अजीब और खतरनाक गुरूर साफ दिखाई दे रहा था। अनन्या ने अपना काम रोक दिया और अपनी ठंडी नजरों से विक्रम को घूरते हुए पूछा कि आज अचानक तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई। विक्रम जोर से हंसा और उसने अपनी असली सच्चाई उजागर करते हुए कहा कि मेरा सबसे ताकतवर दोस्त डेविड मुझे बचाने आ रहा है। तुम सोचती हो कि तुमने मुझे पूरी तरह से हरा दिया है, लेकिन तुम नहीं जानती कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जिंदा गाड़ देगा। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं कि अभी मेरे पैरों में गिरकर माफी मांग लो, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। अनन्या के चेहरे पर विक्रम की इन धमकियों का कोई भी असर बिल्कुल नहीं हुआ और वह अपनी जगह पर बहुत ही शांत होकर बैठी रही। उसने सिर्फ एक इशारा किया और राज ने एक बड़ी स्क्रीन पर कुछ लाइव सीसीटीवी फुटेज चालू कर दी, जो नई दिल्ली के हवाई अड्डे की थी। विक्रम ने जब उस स्क्रीन को देखा तो उसके पैरों तले से जमीन बुरी तरह से खिसक गई और उसका सारा गुरूर पल भर में टूट गया। स्क्रीन पर डेविड के सबसे खूंखार हत्यारे पुलिस की भारी हिरासत में सिर झुकाए हुए खड़े थे। तुम्हें क्या लगता था कि तुम मेरे ही घर में रहकर मुझसे चोरी छिपे किसी से संपर्क करोगे और मुझे इसकी कोई भनक तक नहीं लगेगी? अनन्या की आवाज बहुत ही ठंडी और खतरनाक थी, जो सीधे विक्रम के दिल में एक जहरीले तीर की तरह चुभ रही थी और उसे डरा रही थी। वह जो रेडियो ट्रांसमीटर तुमने बहुत चालाकी से चुराया था, वह मैंने खुद तुम्हारे रास्ते में छोड़ा था ताकि तुम डेविड से संपर्क कर सको। मैं चाहती थी कि वह अपनी बिल से बाहर निकले, ताकि मैं उसके पूरे साम्राज्य को एक साथ कुचल सकूं। विक्रम पूरी तरह से अवाक रह गया और उसका पूरा शरीर एक अजीब सी घबराहट के कारण बुरी तरह से कांपने लगा, जिसे वह छुपा नहीं पा रहा था। वह यह सोचकर बहुत ज्यादा हैरान था कि इस महिला का दिमाग कितनी तेजी से और कितना खतरनाक सोचता है, जिसे पकड़ना किसी के बस की बात नहीं। उसने जिस डेविड को अपना सबसे बड़ा और सुरक्षित हथियार माना था, वह भी अनन्या के बुने हुए इस खतरनाक जाल में बहुत आसानी से फंस चुका था। उसकी सारी उम्मीदें अब एक ही पल में हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थीं। अनन्या ने राज से कहा कि डेविड के स्विस बैंक खातों को तुरंत हैक करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाए। वह जानती थी कि डेविड जैसे अपराधी का मुख्य ताकत उसका काला धन होता है और वह उस धन को पूरी तरह से नष्ट करना चाहती थी। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स की सबसे बेहतरीन तकनीकी टीम ने डेविड के सभी गुप्त सर्वरों पर एक साथ बहुत ही भयानक साइबर हमला कर दिया, जिससे उसका पूरा सिस्टम रुक गया। चंद मिनटों के अंदर ही उसका सारा गैरकानूनी पैसा गायब हो गया और वह दिवालिया हो गया। विक्रम यह सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहा था और उसे अपने वजूद पर बहुत ही ज्यादा घिन आने लगी थी। उसने जिस साम्राज्य को बहुत ही घमंड और क्रूरता के साथ बनाया था, वह अब एक ताश के महल की तरह पूरी तरह से बिखर चुका था। वह गुस्से और हताशा से इतना पागल हो गया कि उसने अचानक अनन्या की तरफ दौड़कर उस पर एक बहुत ही भयानक हमला करने की कोशिश की, लेकिन राज ने बीच में आकर उसे बहुत ही जोरदार लात मारी और उसे फर्श पर बहुत बुरी तरह से गिरा दिया। अनन्या अपनी जगह से उठी और फर्श पर पड़े विक्रम के पास आकर बहुत ही ठंडी नजरों से
उसे घूरते हुए देखने लगी। तुम्हारी इस ओछी हरकत ने यह साबित कर दिया है कि तुम्हारे जैसे नीच इंसान कभी भी सुधरने की कोई भी गुंजाइश नहीं रखते हैं। मैंने तुम्हें सिर्फ एक नौकर बनाकर तुम्हारी जान बख्श दी थी, लेकिन तुम उस छोटी सी दया के भी बिल्कुल लायक नहीं हो जो मैंने दिखाई। तुमने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है और अब तुम्हें मेरी असली क्रूरता का सामना बहुत ही भयानक तरीके से करना ही पड़ेगा। उसने सुरक्षा गार्ड्स को आदेश दिया कि विक्रम को उस अंधेरे और ठंडे तहखाने में डाल दिया जाए जहां सूरज की कोई किरण नहीं पहुंचती। विक्रम अब दर्द से बुरी तरह चिल्ला रहा था और माफी मांग रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। उसे घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले जाया गया और एक बहुत ही छोटे और सीलन भरे कमरे में पूरी तरह से बंद कर दिया गया। वहां सिर्फ एक छोटा सा बल्ब था जो उसकी इस भयानक और दर्दनाक हार का मूक गवाह बनकर उसे हमेशा चिढ़ा रहा था। इधर स्क्रीन पर डेविड की हालत भी विक्रम से कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि वह अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहा था। अनन्या ने इंटरपोल को उसकी सटीक लोकेशन भेज दी थी, जिससे उसे अब किसी भी देश में कोई भी सुरक्षित पनाह मिलना बिल्कुल नामुमकिन था। डेविड, जो कभी अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह माना जाता था, अब पुलिस के कुत्तों की तरह सड़कों पर अपनी जान बचाने के लिए पूरी तरह भटक रहा था। उसका सारा गुरूर और उसका सारा साम्राज्य सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर पूरी तरह से खाक हो गया था। अनन्या ने राज को अपनी अगली और सबसे बड़ी रणनीति समझाने के लिए बुलाया, क्योंकि वह इस जंग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। उसने कहा कि विक्रम की जो भी छोटी बड़ी कंपनियां बची हैं, उनका नाम अब हमेशा के लिए बाजार से पूरी तरह से मिटा दिया जाए। हम उन सभी संपत्तियों को बेचकर वह सारा पैसा उन गरीब लोगों में बांट देंगे जिन्हें विक्रम और उसके घटिया दोस्तों ने लूटा था। यह सिर्फ एक व्यापारिक जीत नहीं थी, बल्कि यह एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति थी जिसे वह अकेले शुरू कर रही थी। तहखाने के अंदर विक्रम पूरी तरह से अकेला और बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसे चारों तरफ सिर्फ भयानक अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। उसे अपने उन सभी पुराने पापों की बहुत ही भयानक यादें सता रही थीं, जो उसने अपनी उस आलीशान और क्रूर जिंदगी में बड़े गर्व से किए थे। उसने उन अनगिनत लोगों की दर्दनाक चीखें याद कीं जिन्हें उसने अपनी गंदी दौलत और झूठी ताकत के बल पर पूरी तरह से कुचल दिया था। आज उन सभी मजलूमों की बद्दुआएं उसके लिए एक भयानक सजा बनकर पूरी तरह से सामने आ रही थीं। राज ने अनन्या को सूचित किया कि विक्रम के सारे कानूनी रास्ते अब हमेशा के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। शहर का कोई भी वकील अब उसके नाम से भी बहुत ज्यादा डरता था और कोई भी उसका केस लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसकी सारी बेशुमार दौलत को सीज कर दिया गया था और उसके सभी बैंक खाते हमेशा के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। वह अब सिर्फ एक नाम बनकर रह गया था, जिसकी इस नई दुनिया में कोई भी असली पहचान नहीं बची थी। अनन्या ने अपनी बालकनी से बाहर देखा और उसे महसूस हुआ कि हवा में आज एक बहुत ही नई और गहरी शांति छाई हुई है। वह एक ऐसा साम्राज्य बनाने में पूरी तरह से कामयाब हो चुकी थी, जो सच्चाई और न्याय की सबसे मजबूत नींव पर बहुत ही शान से खड़ा था। उसने विक्रम जैसे राक्षसों को हमेशा के लिए खत्म करके समाज को एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया था कि बुराई का अंत हमेशा भयानक होता है। उसकी आंखें अब एक नई और सुनहरी सुबह का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। तहखाने में विक्रम को अब भूख और प्यास से बहुत ही ज्यादा तड़प महसूस हो रही थी, लेकिन वहां कोई भी पानी नहीं था। उसने दीवार से सिर पटकना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके अंदर की हताशा और उसका सारा दर्द अब उसकी बर्दाश्त के पूरी तरह बाहर हो चुका था। वह खुद को कोस रहा था कि उसने क्यों अनन्या जैसी खतरनाक और चतुर महिला को चुनौती देने की इतनी बड़ी और भयानक गलती की थी। उसकी सजा अब सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि वह मानसिक रूप से भी पूरी तरह से टूटकर हमेशा के लिए बिखर चुका था। अगले दिन समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर
सिर्फ अनन्या और उसकी इस बहुत बड़ी शानदार सफलता के बारे में ही प्रमुख खबरें छपी थीं। उसने विक्रम के उन सभी गुप्त ठिकानों का पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया था, जहां वह अपने सभी काले कारनामों को बड़े आराम से अंजाम देता था। जनता उसे एक मसीहा के रूप में बहुत ही सम्मान से देख रही थी, जिसने शहर को एक बहुत ही बड़े और खतरनाक दानव से बचाया था। उसकी बुद्धिमानी और उसकी जबरदस्त ताकत की चर्चा अब पूरे देश में बहुत ही तेजी से फैल रही थी। राज ने अनन्या को बताया कि विक्रम की हालत अब तहखाने में पागलों जैसी हो गई है और वह लगातार खुद से ही बातें कर रहा है। अनन्या ने कोई भी दया नहीं दिखाई और बहुत ही कठोर स्वर में कहा कि उसे वहीं रहने दो, ताकि वह अपने पापों का पूरी तरह प्रायश्चित कर सके। उसने कहा कि जो इंसान दूसरों को दर्द देकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, उसे दर्द का असली मतलब समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। वह चाहती थी कि विक्रम अपनी आखिरी सांस तक अपनी उस भयानक हार को हमेशा याद रखे। विक्रम के उस पुराने और आलीशान कार्यालय को अब एक बड़े और आधुनिक अनाथालय में पूरी तरह से बदल दिया गया तो था, जहां गरीब बच्चे रहते थे। अनन्या ने यह सुनिश्चित किया था कि विक्रम की हर एक गंदी निशानी को इस शहर से हमेशा के लिए पूरी तरह से मिटा दिया जाए। वह सिर्फ विक्रम का घमंड ही नहीं तोड़ना चाहती थी, बल्कि वह पूरे समाज को यह दिखाना चाहती थी कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा ही जीत होती है। यह सब कुछ उसकी उस महान और पवित्र सोच का एक बहुत ही सुंदर परिणाम था। रात के सन्नाटे में तहखाने से विक्रम की बहुत ही डरावनी और रोती हुई आवाजें अभी भी साफ सुनाई दे रही थीं, जो सबको डरा रही थीं। वह अपनी उस खोई हुई दौलत और अपनी उस झूठी ताकत को याद करके बहुत ही बुरी तरह से पागलों की तरह तड़प रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, जब उसने अनन्या को बहुत ही कमजोर समझकर उसे डराने की बहुत ही बड़ी कोशिश की थी। उसकी वह सबसे बड़ी भूल अब उसकी जिंदगी का सबसे भयानक और दर्दनाक सच बन चुकी थी। अनन्या ने अपने मुख्य सुरक्षा अधिकारी को बुलाकर यह बहुत ही कड़ा आदेश दिया कि तहखाने की सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया जाए। वह किसी भी कीमत पर विक्रम को वहां से बाहर निकलने या आत्महत्या करने का कोई भी मौका बिल्कुल नहीं देना चाहती थी, क्योंकि यह सजा थी। वह चाहती थी कि विक्रम हर पल अपनी उस भयानक और दर्दनाक मौत का इंतजार करे, जो उसे अपनी इस घिनौनी जिंदगी के अंत में मिलने वाली थी। उसका न्याय बहुत ही ज्यादा सख्त और बिना किसी समझौते के पूरी तरह से कायम था। राज ने अनन्या को एक नई और बहुत ही महत्वपूर्ण फाइल दी, जिसमें विक्रम के बचे हुए कुछ और गैर कानूनी अंतर्राष्ट्रीय सौदों का पूरा विवरण था। अनन्या ने उस फाइल को बहुत ही ध्यान से पढ़ा और एक नई तथा अचूक रणनीति तैयार करने के लिए अपने दिमाग को पूरी तरह से केंद्रित किया। उसने फैसला किया कि वह उन सभी अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को भी एक एक करके उसी तरह से बर्बाद करेगी जैसे उसने डेविड और विक्रम को किया था। उसकी यह जंग सिर्फ एक शहर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यह पूरे विश्व के लिए थी। तहखाने के उस भयानक अंधेरे में विक्रम को अब अपनी खुद की परछाई से भी ज्यादा डर लगने लगा था, जो उसे सता रही थी। उसे लग रहा था कि वे सभी निर्दोष लोग, जिन्हें उसने कभी बहुत ही बुरी तरह से सताया था, अब भूत बनकर उससे अपना भयानक बदला लेने आ गए हैं। वह जोर जोर से रोते हुए अपने दोनों हाथों से अपना सिर पीट रहा था, लेकिन कोई भी उसकी वह दर्दनाक और चीखती हुई आवाज नहीं सुन रहा था। उसकी पूरी दुनिया अब उसी छोटे और अंधेरे तहखाने तक पूरी तरह से सिमट गई थी। अनन्या ने अपना काम खत्म किया और वह अपनी बालकनी में जाकर एक बार फिर से शहर की उस शांति को महसूस करने लगी। उसने जो कुछ भी किया था, वह सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं था, बल्कि उन सभी बेबस लोगों के लिए था जो हमेशा डरे रहते थे। उसकी ताकत अब इतनी ज्यादा विशाल हो चुकी थी कि कोई भी अपराधी उसका नाम सुनकर ही खौफ से बुरी तरह से कांपने लगता था। उसने साबित कर दिया था कि एक अकेली महिला भी अपनी बुद्धिमानी से किसी भी बड़े तूफान को पूरी तरह रोक सकती है। विक्रम की कहानी
अब हर किसी के लिए एक बहुत ही बड़ा और भयानक सबक बन चुकी थी, जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। जो इंसान अपनी ताकत और पैसे के नशे में चूर होकर दूसरों को कीड़े मकोड़े समझता था, आज वह खुद एक कीड़े की तरह रेंग रहा था। अनन्या ने उसके पूरे अस्तित्व को इस तरह से मिटा दिया था कि आने वाली कई पीढ़ियां भी उसका नाम बहुत ही डर के साथ याद करेंगी। यह सत्य और न्याय की उस बहुत बड़ी जीत की एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक शुरुआत थी। राज ने कमरे में प्रवेश किया और बहुत ही सम्मान के साथ झुककर अनन्या को अपनी नई और विस्तृत रिपोर्ट पूरी तरह से सौंप दी। उसने कहा कि डेविड के बचे हुए सारे आदमी भी अब हमारी पकड़ में आ चुके हैं और उनका पूरा नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अनन्या ने रिपोर्ट को बहुत ही ध्यान से देखा और एक बहुत ही संतोषजनक मुस्कान के साथ उसे वापस मेज पर रख दिया। अब समय आ गया था कि वह अपनी नजरें कुछ और नए और बड़े भ्रष्ट दुश्मनों पर पूरी तरह से केंद्रित करे। विक्रम का वह आलीशान अतीत अब पूरी तरह से राख में बदल चुका था और उसकी कोई भी निशानी अब कहीं बाकी नहीं थी। उसने जो जहर दूसरों की जिंदगियों में बहुत ही बेरहमी के साथ घोला था, वह जहर अब उसकी खुद की रगों में पूरी तरह से दौड़ रहा था। उसका अहंकार, जो कभी आसमान को छूता था, अब तहखाने की उन ठंडी और काली दीवारों के बीच हमेशा के लिए दफन हो चुका था। वह सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह अपनी उन दर्दनाक यादों के साथ हर पल घुट घुट कर पूरी तरह मर रहा था। अनन्या जानती थी कि यह सिर्फ एक छोटे से दानव का अंत है और अभी भी दुनिया में ऐसे कई और बड़े खतरनाक दानव मौजूद हैं। वह उन सभी को एक एक करके खत्म करने का बहुत ही मजबूत संकल्प ले चुकी थी और उसकी यह खतरनाक यात्रा अभी बस शुरू ही हुई थी। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स अब सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक ऐसी भयानक और शक्तिशाली सेना बन चुकी थी जो किसी भी अपराधी को कभी नहीं छोड़ेगी। न्याय का एक नया और बहुत ही शानदार सूरज अब पूरी दुनिया में बहुत ही शान से चमकने वाला था। विक्रम के तहखाने में सड़ने के बावजूद उसके पुराने साम्राज्य का एक आखिरी और सबसे गुप्त हिस्सा अभी भी पूरी तरह से बचा हुआ था। यह एक बेहद छिपी हुई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थी जिसका नाम एपेक्स था और इसके बारे में कम लोग जानते थे। इस कंपनी के बोर्ड के सदस्य बहुत ही ज्यादा चालाक व्यापारी थे जो विक्रम की बर्बादी के बाद सारी संपत्ति हड़पने की योजना बना रहे थे। उन्होंने नई दिल्ली के एक सुरक्षित होटल में आपातकालीन बैठक बुलाई थी। वे अन्या की नजरों से बचकर एक नया साम्राज्य खड़ा करने का सपना देख रहे थे। बोर्ड के अध्यक्ष माथुर ने अपनी सिगार सुलगाते हुए सभी सदस्यों को संबोधित किया और कहा कि विक्रम की बेवकूफी ने हमें एक बहुत ही बड़ा और सुनहरा मौका दिया है। अब एपेक्स का पूरा नियंत्रण हमारे हाथों में होगा और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स कभी भी हमारी इस गुप्त कंपनी तक नहीं पहुंच पाएगी। उन सभी को लग रहा था कि वे दुनिया के सबसे चतुर इंसान हैं और उन्होंने एक बहुत ही चालाक महिला को चकमा दे दिया है। कमरे में बैठे सभी लोगों के चेहरों पर लालच और जीत की एक बहुत ही घिनौनी चमक साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उनकी यह खुशी और उनका यह भ्रम बहुत ही कम समय के लिए था, क्योंकि उन्हें अनन्या की असली ताकत का कोई भी अंदाजा बिल्कुल नहीं था। ठीक उसी समय बैठक कक्ष का भारी और मजबूत दरवाजा एक बहुत ही जोरदार आवाज के साथ खुला, जिसने सबको डरा दिया। माथुर और बाकी सभी सदस्य अपनी जगह से उछल पड़े और उन्होंने घबराहट में दरवाजे की तरफ देखा, जहां कुछ सुरक्षा गार्ड बेहोश पड़े थे। दरवाजे के बीचों बीच अनन्या बहुत ही शांत और खतरनाक मुद्रा में खड़ी थी और उसके पीछे राज अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद था। तुम लोग यहां बैठकर मेरे हिस्से की संपत्ति को बांटने का जो यह गंदा सपना देख रहे हो, वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अनन्या ने अपनी कड़क और प्रभावशाली आवाज में कहा, जिससे पूरे कमरे में एक बहुत ही भयानक सन्नाटा छा गया और सब कांपने लगे। वह धीरे धीरे चलते हुए सीधे मेज के उस मुख्य हिस्से की तरफ बढ़ी, जहां माथुर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ खड़ा था।
उसकी आंखों में एक ऐसी खौफनाक चमक थी जो किसी भी बड़े से बड़े अपराधी का खून पूरी तरह से सुखा सकती थी। माथुर ने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा कि तुम अंदर कैसे आई और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इस गुप्त बैठक में जबरदस्ती घुसने की। यह एपेक्स की एक बहुत ही निजी बैठक है और तुम्हारा इस कंपनी से कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। अनन्या ने एक हल्की सी मुस्कान दी और राज को इशारा किया, जिसने तुरंत एक बहुत ही मोटी फाइल माथुर के मुंह पर दे मारी। उस फाइल में एपेक्स के सभी शेयर होल्डर्स के वो गुप्त दस्तावेज थे जिन्हें अनन्या ने बहुत ही चालाकी से अपने नाम करवा लिया था। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि एपेक्स के 80% से भी ज्यादा शेयर अब पूरी तरह से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के अधिकार में आ चुके हैं। अनन्या ने माथुर को उसकी कुर्सी से धक्का देकर खुद वहां बैठते हुए इस बहुत ही कड़वी और भयानक सच्चाई का खुलासा किया। तुम सभी लोग जो खुद को बहुत ही ज्यादा चालाक समझ रहे थे, असल में मेरे बिछाए हुए जाल की सिर्फ छोटी सी मछलियां हों। मैंने जानबूझकर तुम्हें यह बैठक करने दी ताकि तुम सभी भ्रष्ट लोगों को एक ही जगह पर आसानी से पकड़ सकूं। कमरे में मौजूद सभी सदस्यों के चेहरों का रंग पूरी तरह से उड़ गया था और उनके माथे पर पसीने की बहुत सारी बूंदें चमकने लगी थीं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विक्रम की वह छोटी सी गलती उनके पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को इस तरह से हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी। वे सभी अब अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्योंकि भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। राज ने बाहर से पुलिस की विशेष टीम को अंदर बुला लिया था, जो हर एक दरवाजे पर हथियार लेकर खड़ी थी। माथुर ने हार मानते हुए अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए और बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाते हुए अनन्या से रहम की भीख मांगनी शुरू कर दी। उसने कहा कि हम तुम्हारी हर एक शर्त मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, बस हमें जेल जाने से किसी भी तरह बचा लो। लेकिन अनन्या के चेहरे पर कोई भी दया या करुणा नहीं थी, क्योंकि वह इन खून चूसने वाले भेड़ियों को कभी भी माफ नहीं करने वाली थी। उसने कड़कती हुई आवाज में कहा कि न्याय का समय आ गया है और अब कोई भी समझौता नहीं होगा। तुमने सालों तक विक्रम के साथ मिलकर बहुत से मासूम लोगों की जिंदगियां बहुत ही बेरहमी के साथ पूरी तरह से बर्बाद की हैं। तुम्हारी इस गंदी दौलत की नींव उन हजारों लोगों के आंसुओं और दर्द पर रखी गई है जिन्हें तुमने हमेशा के लिए कुचल दिया था। आज तुम्हारी उस गंदी और क्रूर सत्ता का हमेशा के लिए अंत हो गया है और इस पूरी कंपनी का नया मालिक अब तुम्हारे सामने बैठा है। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत आगे बढ़कर माथुर और उसके सभी लालची साथियों के हाथों में बहुत ही मजबूत हथकड़ियां डाल दी। उन सभी बड़े और नामी उद्योगपतियों को जब पुलिस गिरफ्तार करके बाहर ले जा रही थी, तो मीडिया के कैमरे उनकी तस्वीरें पागलों की तरह खींच रहे थे। यह पूरे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक खबर थी कि एपेक्स जैसी खतरनाक और गुप्त कंपनी का इतनी आसानी से पर्दाफाश हो गया। अनन्या ने अपनी एक ही चाल से पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड और काले व्यापार की कमर को बहुत ही बुरी तरह से तोड़कर रख दिया था। उसकी बुद्धिमानी की तारीफ अब सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही थी। बैठक कक्ष पूरी तरह से खाली हो चुका था और अनन्या अब उस बड़ी सी मेज पर अकेली बैठी हुई अपने अगले कदम के बारे में सोच रही थी। उसने राज से कहा कि एपेक्स के सभी बैंक खातों को तुरंत फ्रीज कर दिया जाए और सारा पैसा समाज भलाई के काम में लगा दिया जाए। वह इस पूरे भ्रष्ट सिस्टम को जड़ से खत्म करने का एक बहुत ही शानदार और पवित्र काम कर रही थी, जिसमें उसे पूरी सफलता मिल रही थी। विक्रम का वह आखिरी और सबसे मजबूत किला भी अब पूरी तरह से राख हो चुका था। दूसरी तरफ तहखाने में बंद विक्रम को अब बाहर की दुनिया की किसी भी बात का कोई भी अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि क्या हो रहा है। वह उस भयानक अंधेरे में अपनी किस्मत को रो रहा था और उसे हर पल सिर्फ मौत का ही एक बहुत ही डरावना सा साया दिखाई देता था। जब उसे खाना देने के लिए एक गार्ड अंदर आया तो विक्रम ने उससे भीख मांगते हुए पूछा कि क्या डेविड के आदमी मुझे बचाने आए हैं। गार्ड ने बहुत ही जोर से हंसते हुए उसे एपेक्स की पूरी तरह से बर्बादी की खबर सुना दी। विक्रम के कानों में जैसे पिघला हुआ सीसा डाल दिया गया हो,
क्योंकि एपेक्स ही उसकी आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद थी जो उसे बाहर निकाल सकती थी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपने बालों को नोचने लगा, क्योंकि उसकी हार अब पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी थी और कोई रास्ता नहीं था। वह फर्श पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसे अपनी उस भयानक गलती का एहसास बहुत ही ज्यादा गहरे तक हो रहा था। उसने एक ऐसी महिला को छेड़ा था जिसने उसकी पूरी नस्ल को ही बर्बाद कर दिया था। अनन्या ने अपने कार्यालय में लौटकर एक बहुत ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें पूरे देश के सबसे बड़े और नामी पत्रकार मौजूद थे। उसने बहुत ही शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली तरीके से पूरी दुनिया को विक्रम और उसके खतरनाक सिंडिकेट के सभी काले कारनामों की सच्चाई बता दी। उसने साफ तौर पर कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स का मुख्य उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि समाज से इस तरह के खतरनाक राक्षसों का हमेशा के लिए खात्मा करना है। उसके हर एक शब्द में एक ऐसी सच्चाई और ताकत थी जिसने सबको पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि विक्रम अब कहाँ है और उसकी क्या हालत है, तो अनन्या के चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने कहा कि विक्रम अब अपने उन सभी बुरे कर्मों की बहुत ही भयानक और दर्दनाक सजा काट रहा है जिसके वह पूरी तरह से लायक है। वह एक ऐसी जगह पर है जहां उसकी दौलत और उसकी ताकत उसकी किसी भी तरह की कोई मदद बिल्कुल नहीं कर सकती है। यह संदेश उन सभी अपराधियों के लिए एक बहुत ही बड़ी चेतावनी थी जो खुद को कान। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अनन्या ने अपने कमरे में आकर कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की और एक बहुत ही गहरी सांस ली। उसने जो लड़ाई शुरू की थी वह अब अपने सबसे बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी थी और उसे एक बहुत ही बड़ी मानसिक शांति महसूस हो रही थी। लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसे अब अपनी इस ताकत और अपने इस विशाल साम्राज्य को बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी के साथ संभालना होगा। उसे एक नया और बेहतर समाज बनाने के लिए अभी और भी कई बड़े और कड़े फैसले लेने की जरूरत थी। रात के समय अनन्या ने राज को अपने पास बुलाया और उसे विक्रम के पास तहखाने में जाने का एक बहुत ही विशेष निर्देश दिया। वह चाहती थी कि विक्रम को अब एक ऐसा नया काम दिया जाए जो उसके उस टूटे हुए घमंड को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दे। राज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा कि वह विक्रम के लिए एक बहुत ही शानदार और दर्दनाक योजना पहले से ही तैयार कर चुका है। विक्रम को अब जानवरों के तबेले की सफाई करने का काम सौंपा जाने वाला था, जो उसके लिए नर्क था। जब राज उस अंधेरे तहखाने में पहुंचा तो विक्रम एक कोने में दुबका हुआ बहुत ही बुरी तरह से कांप रहा था और रो रहा था। राज ने उसकी तरफ एक गंदा सा झाड़ू फेंका और कड़क आवाज में कहा कि तुम्हारी छुट्टियां अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। कल सुबह से तुम्हें घर के पीछे बने उस बड़े से तबेले में घोड़ों और कुत्तों की सारी गंदगी साफ करने का काम पूरी तरह से करना होगा। अगर तुमने कोई भी आनाकानी की तो तुम्हें खाना और पानी देना हमेशा के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। विक्रम ने अपनी लाल और सूजी हुई आंखों से राज को देखा, लेकिन उसके मुंह से विरोध का एक भी शब्द बिल्कुल नहीं निकल सका। वह अंदर से पूरी तरह से मर चुका था और उसकी आत्मा अब सिर्फ एक गुलाम की तरह हर एक आदेश का चुपचाप पालन करने के लिए मजबूर थी। उसने लारही बात है कांपते हुए हाथों से उस गंदे झाड़ू को उठा लिया और अपना सिर नीचे झुका लिया, क्योंकि उसकी सारी बगावत अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। यह एक बहुत ही क्रूर और अहंकारी तानाशाह का सबसे भयानक और दर्दनाक अंत था। अगले दिन की शुरुआत विक्रम के लिए बहुत ही ज्यादा भयानक और बदबूदार थी, क्योंकि उसे उस गंदे तबेले में काम करने के लिए भेज दिया गया था। वह जो कभी सबसे महंगे और खुशबूदार परफ्यूम लगाता था, आज वह जानवरों के मलमूत्र के बीच खड़ा होकर अपनी किस्मत को बहुत ही बुरी तरह से कोस रहा था। उसके कपड़े पूरी तरह से गंदे हो चुके थे और उसके पूरे शरीर से एक बहुत ही भयानक बदबू आ रही थी जिसे वह खुद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह हर पल
मौत की भीख मांग रहा था। अनन्या अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देखते हुए एक नई और बहुत ही बड़ी सामाजिक योजना का खाका तैयार करने में पूरी तरह व्यस्त थी। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अरबों रुपये का निवेश करने का एक बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार फैसला लिया था, जिससे गरीबों का भला हो सके। वह विक्रम की उस गंदी दौलत को एक बहुत ही पवित्र और अच्छे काम में लगाकर समाज को एक नई और बेहतरीन दिशा देना चाहती थी। उसका यह काम उसे एक साधारण महिला से एक बहुत बड़ी महानायिका के रूप में पूरी तरह बदल रहा था। शहर के लोग अब अनन्या को एक देवी की तरह मानने लगे थे और हर जगह सिर्फ उसी के नाम की बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही थी। उसने यह साबित कर दिया था कि असली ताकत किसी को डराने या कुचलने में बिल्कुल नहीं है, बल्कि लोगों को ऊपर उठाने और उनकी मदद करने में है। उसकी इस शानदार जीत ने अनगिनत महिलाओं और कमजोर लोगों के दिलों में एक नई और मजबूत उम्मीद की किरण को पूरी तरह से जगा दिया था। अब कोई भी भ्रष्ट इंसान किसी गरीब को सताने से पहले 1000 बार जरूर सोचेगा। राज ने अनन्या को एक नई और बेहद जरूरी रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया था कि शहर के बाकी छोटे अपराधी भी अब डर के मारे भाग रहे हैं। अपराध का ग्राफ जो विक्रम के समय में सबसे ऊपर था, वह अब गिरकर पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर बहुत ही तेजी से पहुंच गया था। अनन्या की वह खौफनाक और अचूक रणनीति पूरे सिस्टम को साफ करने में एक बहुत ही कारगर और जादुई दवा की तरह पूरी तरह से काम कर रही थी। शहर में अब एक बहुत ही नई और गहरी शांति फैल चुकी थी। तबेले में काम करते करते विक्रम कई बार बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता था, लेकिन गार्ड्स उसे पानी डालकर फिर से जगह देते थे और काम करवाते थे। उसे एक पल का भी आराम नहीं दिया जाता था और उसकी हालत अब एक मरे हुए इंसान से भी ज्यादा भयानक और डरावनी हो चुकी थी। वह हर समय सिर्फ अनन्या के नाम से ही बुरी तरह से कांपने लगता था, क्योंकि वह नाम उसके लिए एक बहुत ही खतरनाक और डरावना सपना बन चुका था। उसका अहंकार अब पूरी तरह से उसके ही आंसुओं में बह चुका था। इस बीच ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स ने दुनिया भर में अपनी एक बहुत ही मजबूत और शानदार पहचान बना ली थी और हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। अनन्या ने पूरी दुनिया के व्यापारिक समुदाय को यह बहुत ही कड़ा संदेश दिया था कि वह व्यापार में किसी भी तरह की कोई बेईमानी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसकी ईमानदारी और उसका खौफ दोनों ही इतने ज्यादा बड़े थे कि कोई भी इंसान उसे धोखा देने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर सकता था। वह अब विश्व की सबसे ज्यादा ताकतवर और सम्मानित महिला पूरी तरह से बन चुकी थी। यह कहानी का वह मोड़ था जहां से बुराई के वापस पनपने की सारी संभावनाएं हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म हो चुकी थीं। विक्रम और उसके जैसे सभी घमंडी राक्षसों का अंत यह साबित करता है कि जब कोई इंसान अपनी ताकत का गलत फायदा उठाता है, तो कुदरत उसका घमंड जरूर तोड़ती है। अनन्या सिर्फ एक हथियार थी जिसे नियति ने उस क्रूर और गंदे सिस्टम को हमेशा के लिए साफ करने के लिए बहुत ही सोच समझकर चुना था। अब एक नए और बहुत ही खूबसूरत युग की शानदार शुरुआत पूरी तरह से हो चुकी थी। अनन्या ने अब एक बहुत ही बड़ा और भव्य समारोह आयोजित करने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया, ताकि वह अपनी इस शानदार जीत का जश्न मना सके। उसने पूरे नई दिल्ली के सबसे अमीर और सम्मानित लोगों को इस खास रात के लिए आमंत्रित किया था। यह पार्टी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के मुख्यालय में होने वाली थी, जिसे एक शाही महल की तरह सजाया गया था। यह सिर्फ एक साधारण जश्न नहीं था, बल्कि यह पूरी दुनिया को एक बहुत ही कड़ा संदेश देने का तरीका था। इस खास मौके के लिए अनन्या ने एक बहुत ही विशेष और अपमानजनक योजना तैयार की थी, जो विक्रम के बचे हुए अहंकार को हमेशा के लिए कुचलने वाली थी। उसने राज को आदेश दिया कि विक्रम को उस बदबूदार तबेले से बाहर निकाला जाए और उसे अच्छी तरह से नहलाया जाए। विक्रम को यह सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि उसे लगा था कि शायद अनन्या को उस पर थोड़ी सी दया आ गई है, लेकिन उसे अपनी आने वाली खौफनाक सजा का कोई अंदाजा नहीं था। राज ने विक्रम को एक बहुत ही सस्ते और साधारण से नौकर वाले कपड़े दिए
और उसे तुरंत वह गंदी वर्दी पहनने का सख्त आदेश दिया। विक्रम ने उस वर्दी को देखा जिस पर एक बहुत ही बड़ा और अपमानजनक बैज लगा हुआ था, जिस पर गद्दार लिखा था। उसके हाथों में अभी भी तबेले की सफाई करने से पड़े हुए बहुत सारे छाले मौजूद थे जो उसे भयानक दर्द दे रहे थे। उसने कांपते हुए वह वर्दी पहन ली और अपनी किस्मत के इस क्रूर मजाक को चुपचाप सहने लगा। राज ने विक्रम को कड़कती हुई आवाज में बताया कि आज रात की शानदार पार्टी में उसे सभी मेहमानों को शराब और खाना परोसने का काम करना है। यह सुनते ही विक्रम के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसका पूरा शरीर एक अजीब सी घबराहट से बुरी तरह कांपने लगा। उसे उन लोगों के सामने एक मामूली नौकर बनकर जाना था जिन पर वह कभी अपनी दौलत और ताकत का बहुत बड़ा रौब झाड़ा करता था। यह सजा उसके लिए किसी भी भयानक मौत से कई गुना ज्यादा दर्दनाक थी। रात का समय आ चुका था और पूरा मुख्यालय बहुत ही खूबसूरत और चमकदार रोशनियों से दुल्हन की तरह सजा हुआ था जो सबको आकर्षित कर रहा था। अनन्या एक बहुत ही शानदार और महंगी रेशमी साड़ी पहनकर सीढ़ियों से नीचे उतरी और वह किसी बहुत बड़ी महारानी से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत लेकिन बेहद खतरनाक और आत्मविश्वास से भरी हुई मुस्कान थी जो उसकी ताकत को दर्शा रही थी। सभी मेहमानों ने खड़े होकर तालियों की गूंज के साथ उसका भव्य स्वागत किया। इस भव्य पार्टी में शहर के कई बड़े उद्योगपति, ईमानदार नेता और वे सभी लोग मौजूद थे जिन्हें कभी विक्रम ने बहुत ही बुरी तरह से सताया था। आज वे सभी यहां बिना किसी डर के बहुत ही खुशी और आजादी के साथ सांस ले रहे थे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन अब खत्म हो चुका था। अनन्या ने मंच पर जाकर सभी का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया और एक नए तथा भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण की बहुत ही बड़ी और अहम बात कही। पूरा हॉल खुशी से झूम उठा। तभी राज ने एक बहुत ही बड़ा और भारी चांदी का ट्रे विक्रम के कांपते हुए हाथों में थमा दिया और उसे मेहमानों के बीच जाने का आदेश दिया। विक्रम ने अपना सिर पूरी तरह से नीचे झुका रखा था ताकि कोई भी इंसान उसे पहचान न सके और वह इस भारी अपमान से बच सके। वह बहुत ही धीरे धीरे और डरे हुए कदमों से उन अमीर लोगों के बीच से गुजर रहा था जो आपस में खुशी से बातें कर रहे थे। उसकी सांसें बहुत ही ज्यादा तेज चल रही थीं। अचानक शहर के एक बहुत ही बड़े और जाने माने उद्योगपति की नजर उस नौकर पर पड़ी जो उन्हें शराब का गिलास बहुत ही डरते हुए परोस रहा था। उस उद्योगपति ने जब ध्यान से देखा तो उसके मुंह से एक बहुत ही तेज चीख निकल गई और उसने हैरानी से विक्रम का नाम जोर से पुकारा। यह नाम सुनते ही पूरे हॉल में अचानक से एक बहुत ही भयानक और गहरा सन्नाटा छा गया और सभी की नजरें विक्रम पर टिक गईं। विक्रम अब पसीने से पूरी तरह तरबतर हो चुका था। सभी मेहमानों की उन हैरान और नफरत भरी नजरों को देखकर विक्रम के हाथ इतनी बुरी तरह से कांपने लगे कि उसके हाथ से वह भारी ट्रे छूट गई। चांदी का वह ट्रे और शीशे के बहुत सारे महंगे गिलास फर्श पर गिरकर बहुत ही जोरदार आवाज के साथ बुरी तरह से चकनाचूर हो गए। विक्रम डर के मारे अपने घुटनों के बल वहीं फर्श पर गिर पड़ा और टूटे हुए शीशे के उन छोटे टुकड़ों को अपने खून से स्नेह हाथों से समेटने लगा। उसे अपना अस्तित्व बहुत ही ज्यादा घिनौना लग रहा था। अनन्या ने मंच से यह सारा तमाशा बहुत ही शांत और खामोश नजरों से देखा और वह धीरे धीरे चलते हुए विक्रम के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। उसने विक्रम को कोई भी मदद नहीं दी, बल्कि बहुत ही ठंडी और कठोर आवाज में उसे वह सारी गंदगी तुरंत साफ करने का एक नया आदेश दिया। विक्रम अपनी आंखों में आंसू भरे हुए उन कांच के टुकड़ों को उठा रहा था जिससे उसके हाथों से लगातार खून बहकर उस सफेद फर्श को लाल कर रहा था। यह उसकी सजा का असली रूप था। जिन लोगों ने कभी विक्रम के सामने अपनी नजरें उठाने की भी हिम्मत नहीं की थी, वे आज उस पर बहुत ही जोर जोर से हंस रहे थे। यह विक्रम के लिए एक ऐसा भयानक और दर्दनाक पल था जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी भूल नहीं सकता था और हमेशा याद रखेगा।
उसका वह सारा पुराना घमंड और उसकी वह सारी झूठी ताकत आज इन टूटे हुए शीशों की तरह ही पूरी तरह से चकनाचूर होकर फर्श पर बिखरी पड़ी थी। उसे अब कोई भी इंसान बचाने वाला नहीं था। अनन्या ने मेहमानों की तरफ मुड़कर बहुत ही कड़क और प्रभावशाली आवाज में कहा कि जो इंसान दूसरों को रुलाता है उसकी नियति हमेशा ऐसी ही दर्दनाक होती है। यह वही इंसान है जिसने अपनी गंदी दौलत के अहंकार में अनगिनत बेगुनाह लोगों की जिंदगियों को बहुत ही बेरहमी के साथ हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया था। आज यह आप सभी के सामने एक मामूली नौकर की तरह घुटनों पर बैठा है ताकि इसे अपने उन सभी भयानक और नीच कर्मों का पूरा एहसास हो सके। न्याय आज सबके सामने खड़ा है। विक्रम ने जब यह कड़वी और भयानक सच्चाई सुनी तो वह अपनी जगह पर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगा और उसने हाथ जोड़ लिए। वह उन सभी मेहमानों से बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा जिन्हें उसने अपनी ताकत के नशे में कभी इंसान तक नहीं समझा था। लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान के दिल में उसके लिए जरा सी भी दया या करुणा बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसने कभी किसी पर रहम नहीं किया था। सब उसे बहुत ही नफरत और घृणा से देख रहे थे। अनन्या ने अपने सुरक्षा कर्मियों को बहुत ही सख्त आदेश दिया कि इस नौकर को यहां से तुरंत ले जाओ और इसे इसके काम पर वापस लगा दो। विक्रम को दो मजबूत गार्ड्स ने बहुत ही बुरी तरह से घसीटते हुए वहां से बाहर निकाला और उसे वापस उसी बदबूदार और अंधेरे तबेले में फेंक दिया। वह पूरी रात उस तबेले में अपनी किस्मत को कोसता रहा और उस भयानक अपमान की आग में अंदर ही अंदर बहुत ही बुरी तरह से जलता रहा। वह अब एक जीती जागती लाश से ज्यादा कुछ नहीं था। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी मेहमान खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गए तो अनन्या अपने कमरे में एक बहुत ही गहरी शांति के साथ बैठी थी। उसने विक्रम को उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां मौत भी उसे एक बहुत ही बड़ी और हसीन राहत की तरह महसूस होने लगी थी। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत बदला बिल्कुल नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा बड़ा और ऐतिहासिक सबक था जो पूरे समाज को बहुत ही अच्छी तरह से याद रहेगा। कोई भी अमीर इंसान अब किसी गरीब को सताने की जुर्रत नहीं करेगा। अगले कई दिनों तक विक्रम की वह रोती और गिड़गिड़ाती हुई तस्वीर पूरे शहर के हर एक समाचार पत्र और टीवी चैनल पर बहुत ही प्रमुखता से छाई रही। लोग उसे देखकर थूक रहे थे और उसकी उस भयानक हालत का बहुत ही ज्यादा मजा ले रहे थे, क्योंकि उसने कभी किसी का भला नहीं किया था। उसका नाम जो कभी खौफ और ताकत का दूसरा नाम माना जाता था, आज वह सिर्फ एक बहुत ही बड़ी और गंदी गाली बनकर रह गया था। उसकी पूरी पहचान अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। विक्रम की हालत दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी और वह अब मानसिक रूप से भी पूरी तरह से अपना संतुलन खो चुका था। वह तबेले में जानवरों से बातें करता था और उन्हें अपनी वह पुरानी दौलत और अपनी वह झूठी ताकत की कहानियां रो रो कर सुनाया करता था। गार्ड्स उसे देखकर हंसते थे और उसे पागल कहकर बहुत ही बुरी तरह से चिढ़ाते थे, जो उसके दर्द को और भी ज्यादा भयानक बना देता था। उसका दिमाग अब उस भारी अपमान का बोझ सहने के लायक नहीं बचा था। अनन्या ने राज को बुलाकर विक्रम की इस भयानक मानसिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी ली, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी बदलाव बिल्कुल नहीं आया। उसने बहुत ही ठंडे दिमाग से कहा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने जो बोया है वही वह काट रहा है। वह चाहती थी कि विक्रम पागलपन की उस गहरी खाई में डूबकर अपने हर एक गुनाह की सबसे भयानक और दर्दनाक सजा हर पल महसूस करता रहे। उसका यह न्याय बहुत ही ज्यादा सख्त और पत्थर की तरह कठोर था। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स अब पूरी दुनिया में अपनी एक बहुत ही नई और शानदार पहचान बना चुकी थी और अनन्या एक बहुत ही सम्मानित नेता बन गई थी। उसने विक्रम के उन सभी पुराने और गंदे कारखानों को बंद करवा दिया था जो पर्यावरण को बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे थे। उनकी जगह उसने बहुत ही बड़े और आधुनिक अस्पताल और स्कूल खोले
जहां गरीब लोगों को मुफ्त में बहुत ही अच्छी शिक्षा और इलाज मिल रहा था, वह बुराई को मिटाकर अच्छाई का एक बहुत ही सुंदर और नया साम्राज्य बना रही थी। एक दिन जब विक्रम तबेले में बहुत ही ज्यादा थका हुआ अपनी सांसें ले रहा था, तो उसके पास एक बहुत ही बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलकर आया। यह वही आदमी था जिसकी इकलौती जमीन विक्रम ने बहुत ही धोखे से हड़प ली थी और उसे सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। उस बूढ़े आदमी ने विक्रम को एक सूखी रोटी दी और कहा कि भगवान ने तुम्हें तुम्हारी औकात बहुत ही अच्छी तरह से दिखा दी है। यह ताना विक्रम के दिल में एक बहुत ही तेज खंजर की तरह चुभा। विक्रम ने उस सूखी रोटी को देखा और उसे अपने उन शानदार दिनों की याद आई जब वह सोने की थाली में सबसे महंगा खाना खाया करता था। उसने उस बूढ़े आदमी के पैर पकड़ लिए और बहुत ही ज्यादा जोर जोर से रोते हुए अपने उन सभी भयानक पापों की बहुत ही ज्यादा माफी मांगने लगा। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने अपना पैर पीछे खींच लिया और कहा कि मेरी माफी अब तुम्हारे किसी भी काम नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हारा अंत निश्चित है। विक्रम उस गंदगी में अपना मुंह छुपाकर पागलों की तरह चीखने लगा। अनन्या ने यह पूरा नजारा अपने गुप्त कैमरों के जरिए बहुत ही ध्यान से देखा और उसे यह महसूस हुआ कि उसका काम अब लगभग पूरा हो चुका है। विक्रम का वह झूठा अहंकार, जो कभी किसी पहाड़ से भी ज्यादा ऊंचा और मजबूत हुआ करता था, अब पूरी तरह से धूल में मिल चुका था। उसने एक बहुत ही घमंडी और खतरनाक इंसान को जमीन पर रेंगने वाले एक मामूली और लाचार कीड़े में पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। यह सच्चाई और इंसाफ की एक बहुत ही बड़ी और अद्भुत जीत थी। राज ने अनन्या को बताया कि विक्रम के कुछ बहुत ही दूर के रिश्तेदार, जो कभी उससे बहुत ज्यादा पैसे ऐंठते थे, अब उससे मिलने आए हैं। अनन्या ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दे दी ताकि विक्रम को यह भी पता चल सके कि बुरे वक्त में अपने भी कैसे साथ छोड़ देते हैं। जब उन रिश्तेदारों ने विक्रम की वह भयानक और बदबूदार हालत देखी तो उन्होंने उसे पहचानने से ही पूरी तरह से साफ इनकार कर दिया और वहां से भाग गए। विक्रम के लिए यह एक और बहुत ही बड़ा और भयानक सदमा था। अब विक्रम के पास ना कोई अपना बचा था, ना कोई दौलत बची थी, और ना ही उसका वह झूठा और खतरनाक अहंकार उसके पास बचा था। वह सिर्फ एक खाली और टूटा हुआ ढांचा था, जो सिर्फ अपनी मौत का बहुत ही बेसब्री से और पागलों की तरह हर रोज इंतजार कर रहा था। अनन्या ने उसे एक ऐसा भयानक और डरावना जीवन दिया था जो किसी भी खतरनाक और बड़ी सजा से कई 100 गुना ज्यादा दर्दनाक और खौफनाक था। वह हर पल अपनी ही नजरों में गिरकर बहुत ही बुरी तरह मर रहा था। शहर में अब एक बहुत ही नई और अच्छी हवा बह रही थी, जिसमें किसी भी तरह का कोई डर या कोई भ्रष्टाचार बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। लोग अब रात को बिना किसी खतरे के बहुत ही चैन और सुकून की नींद सो सकते थे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अनन्या को पूरे देश में एक बहुत ही महान और बहादुर इंसान के रूप में बहुत ही ज्यादा सम्मान और प्यार मिलने लगा था। उसने अपनी बुद्धिमानी और साहस से पूरे इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया था। यह कहानी अब अपने सबसे बड़े और आखिरी अंजाम की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी, जहां सारे हिसाब पूरी तरह से बराबर हो चुके थे। विक्रम को अब तबेले से निकालकर एक छोटे और अंधेरे सेल में हमेशा के लिए पूरी तरह से कैद कर दिया गया था, जहां कोई रोशनी नहीं थी। उसे वहां सिर्फ उतना ही खाना और पानी दिया जाता था जिससे वह बस किसी तरह अपनी दर्दनाक और भयानक सांसें ले सके और जिंदा रह सके। उसका यह दर्दनाक अंत उन सभी अपराधियों के लिए एक बहुत बड़ी और कड़ी चेतावनी था। अनन्या ने अपने कार्यालय की उस बड़ी सी खिड़की से पूरे नए शहर को बहुत ही ज्यादा संतुष्टि और एक बहुत ही गहरी शांति के साथ देखा। उसने वह काम कर दिखाया था जो पुलिस और कानून भी सालों तक अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद बिल्कुल भी नहीं कर पाए थे। उसने एक ऐसा न्याय किया था जिसमें किसी भी तरह का कोई खून खराबा नहीं था, लेकिन उसकी चोट बहुत ही ज्यादा गहरी और भयानक थी। वह एक बहुत ही सच्ची और महान योद्धा के रूप में
अपनी उस बड़ी कुर्सी पर विराजमान थी। विक्रम ने अपनी उस अंधेरी और डरावनी काल कोठरी में अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे अपने जीवन की हर एक भयानक गलती बहुत ही साफ नजर आने लगी। उसे वह दिन याद आया जब उसने अनन्या को एक बहुत ही साधारण और कमजोर लड़की समझकर उसे एक गंदे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। वही एक छोटी सी गलती आज उसके इस पूरे भयानक और दर्दनाक अंत का सबसे बड़ा कारण बन गई थी, जिसे वह कभी मिटा नहीं सकता था। वह उस अंधेरे में अपनी आखिरी उम्मीदें भी खो चुका था। अब इस कहानी में किसी भी नए चमत्कार की कोई भी गुंजाइश बिल्कुल नहीं बची थी, क्योंकि न्याय का वह मजबूत हथौड़ा बहुत ही जोर से चल चुका था। अनन्या की वह खौफनाक और अचूक रणनीति पूरी तरह से सफल हो चुकी थी और उसने अपना वह सबसे बड़ा और खतरनाक लक्ष्य पूरी तरह से हासिल कर लिया था। विक्रम जैसे क्रूर दरिंदे का ये खौफनाक अंजाम यह साबित करता है कि घमंड और क्रूरता की इमारत चाहे कितनी भी ऊंची हो, वह एक न एक दिन जरूर गिरती है। यह सच्चाई हमेशा अमर रहती है और जीतती है। इस तरह एक बहुत ही बड़े और खूंखार राजा का पतन बहुत ही भयानक तरीके से हो गया और एक नई और न्यायप्रिय रानी का राज स्थापित हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित ढाल बन चुका था, जो हमेशा सबकी रक्षा करेगा। अनन्या ने यह बहुत ही अच्छी तरह से दिखा दिया था कि औरत को कभी भी कमजोर या बेबस समझने की गलती किसी को भी नहीं करनी चाहिए। यह एक नए और बहुत ही खूबसूरत सवेरे की एक बहुत ही शानदार शुरुआत थी। नई दिल्ली की सुबह आज कुछ ज्यादा ही साफ और खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि शहर से एक बहुत बड़ा काला साया हमेशा के लिए हट चुका था। अनन्या अपने आलीशान और भव्य कार्यालय में बैठी हुई उन सभी अंतिम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रही थी जो विक्रम के साम्राज्य का पूरी तरह से अंत करने वाले थे। उसकी आंखों में एक बहुत ही गहरी शांति और जीत की चमक थी, जिसे उसने अपनी कड़ी मेहनत और अचूक रणनीति से हासिल किया था। आज उसका सबसे बड़ा और कठिन मिशन पूरी तरह से अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच गया था। इन सभी अहम दस्तावेजों में साफ तौर पर यह लिखा हुआ था कि विक्रम की कंपनी का एक एक हिस्सा अब पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। उसके द्वारा बनाए गए उन सभी गैर कानूनी अनुबंधों को बहुत ही अच्छी तरह से रद्द कर दिया गया था, जिनमें उसने मासूम लोगों को फंसाया था। राज ने इन सभी कागजातों को अदालत में पेश करने की पूरी और पक्की तैयारी कर ली थी, ताकि कोई भी भ्रष्ट इंसान अब कभी भी बचकर बाहर न निकल सके। ये एक बहुत बड़ी और साफ सुथरी कानूनी जीत थी। अनन्या ने अपनी मेज पर रखे उस पुराने और गंदे अनुबंध को देखा, जिसे विक्रम ने बहुत ही ज्यादा अहंकार के साथ उसे साइन करने के लिए दिया था। उसने एक लाइटर उठाया और उस झूठे और गंदे कागज को बहुत ही शांत नजरों से जलाकर हमेशा के लिए पूरी तरह से राख में बदल दिया। उस कागज के जलने के साथ ही विक्रम के उस पूरे खौफनाक और घमंडी साम्राज्य का भी हमेशा के लिए बहुत ही दर्दनाक तरीके से अंत हो गया था। यह दृश्य उसके दिल को एक बहुत ही गहरी शांति दे रहा था। पूरे शहर के समाचार पत्रों में आज सिर्फ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स और उसकी इस बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत की ही खबरें प्रमुखता से छपी हुई थीं। जनता सड़कों पर उतरकर अनन्या के समर्थन में बहुत ही ज्यादा खुशी और जोश के साथ नारे लगा रही थी, क्योंकि उन्हें उनका असली मसीहा मिल चुका था। जो पुलिस अधिकारी पहले विक्रम के डर से पूरी तरह कांपते थे, आज वे बहुत ही ज्यादा गर्व के साथ अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे डाल रहे थे। समाज का वह पूरा गंदा सिस्टम अब एक नए रूप में बदल चुका था। राज ने एक विशेष टीम बनाई थी, जिसका एकमात्र काम विक्रम के उन सभी पुराने और बेबस पीड़ितों को ढूंढकर उन्हें उनका पूरा पैसा वापस लौटाना था। कई गरीब परिवारों की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उन्हें उनकी वह छीनी गई जमीन और उनके पैसे सालों बाद बहुत ही सुरक्षित रूप से वापस मिल गए थे। अनन्या का यह कदम उसे एक बहुत ही बड़ी और महान देवी के रूप में
समाज में पूरी तरह से स्थापित कर चुका था, जिसका कोई मुकाबला नहीं था। उसने बुराई को नेकी में पूरी तरह बदल दिया था। काल कोठरी की तरफ जाने से पहले अनन्या ने अपने परिवार को फोन किया और उन्हें यह बहुत ही बड़ी और खुश कर देने वाली खबर सुनाई। उसके पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे, क्योंकि उनकी बेटी ने एक बहुत ही बड़े और खूंखार दरिंदे से पूरे परिवार की इज्जत को बचाया था। अनन्या ने उन्हें बहुत ही प्यार से समझाया कि अब उन्हें किसी भी इंसान से डरने की कोई भी जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका दुश्मन मर चुका है। उसका परिवार अब पूरी तरह से आजाद और सुरक्षित महसूस कर रहा था। काल कोठरी के उस भयानक और गहरे अंधेरे में विक्रम अपनी आखिरी सांसें बहुत ही ज्यादा मुश्किल से गिन रहा था और पूरी तरह से टूट चुका था। उसका दिमाग अब पूरी तरह से सुन्न हो चुका था और उसे अपनी उस पुरानी और झूठी ताकत का कोई भी गुरूर अब बिल्कुल भी याद नहीं था। वह फर्श पर एक लाचार और बेबस कीड़े की तरह पड़ा हुआ था, जो सिर्फ अपनी मौत का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसके शरीर पर मौजूद हर एक घाव उसकी उस भयानक और क्रूर हार की गवाही दे रहा था। राज ने आकर अनन्या को बताया कि विक्रम की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और वह अब किसी से बात भी नहीं करता है। अनन्या ने अपने सारे महत्वपूर्ण काम खत्म किए और एक आखिरी बार उस दरिंदे को उसकी असली औकात दिखाने के लिए काल कोठरी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वह चाहती थी कि विक्रम अपनी आखिरी सांस लेने से पहले यह अच्छी तरह से जान ले कि उसने किस भयानक आग के साथ खेलने की बहुत बड़ी गलती की थी। यह उसके न्याय का एक बहुत ही अंतिम और अहम हिस्सा था। जब काल कोठरी का भारी दरवाजा बहुत ही भयानक और तेज आवाज के साथ खुला, तो विक्रम ने डर के मारे अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर लीं। अनन्या बहुत ही शांत और मजबूत कदमों के साथ उस अंधेरे कमरे में दाखिल हुई और विक्रम के उस कमजोर और कांपते हुए शरीर को बहुत ही ध्यान से देखने लगी। विक्रम ने जब अपनी आंखें खोलीं, तो उसे अपने सामने वही औरत नजर आई जिसे उसने कभी एक बहुत ही मामूली और बेबस लड़की समझने की सबसे बड़ी भूल की थी। वह अब दर्द से पागलों की तरह रोने लगा। मैंने तुम्हें तुम्हारे पापों की बहुत ही दर्दनाक सजा दी है, ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि गरीबों को सताना कितना बड़ा और खौफनाक गुनाह है। अनन्या की आवाज उस अंधेरे कमरे में एक खतरनाक बिजली की तरह गूंज रही थी, जिसने विक्रम की बची कुची आत्मा को पूरी तरह से झकझोर दिया। तुम्हारा सारा साम्राज्य और वह झूठा घमंड अब हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुका है। तुम्हारी कोई भी पहचान इस दुनिया में अब बिल्कुल नहीं बची है और तुम सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह गए हो। विक्रम ने बहुत ही ज्यादा कांपते हुए हाथों से अनन्या के पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने बहुत ही नफरत के साथ अपने पैर पीछे खींच लिए। मुझे माफ कर दो। मैं अपनी उस भयानक गलती की माफी मांगता हूं, जब मैंने तुम्हें वह गंदा अनुबंध साइन करने के लिए बुरी तरह मजबूर किया था। विक्रम की आवाज आंसुओं और भयानक दर्द से पूरी तरह घुट रही थी और उसे अब अपनी जिंदगी से भी ज्यादा भयानक नफरत हो चुकी थी। वह जानता था कि अब उसके लिए इस नर्क से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम हमेशा सोचते थे कि औरतें सिर्फ मर्दों की झूठी ताकत और उनके गंदे पैसों के सामने अपना सिर झुकाने के लिए ही पैदा होती हैं। तुम्हारी इसी घटिया और गंदी सोच ने तुम्हें इस भयानक और दर्दनाक नर्क में हमेशा के लिए पूरी तरह से धकेल दिया है, जहां से तुम कभी नहीं निकलोगे। अनन्या ने विक्रम की आंखों में बहुत ही गहराई से देखते हुए उसे उसकी सबसे बड़ी और भयानक भूल का पूरा एहसास एक बार फिर से अच्छी तरह से करवाया। विक्रम की आंखें अब पूरी तरह से शर्म से नीचे झुकी हुई थीं। तुम्हारी माफी अब मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि तुमने जब उन मासूम लोगों को सताया था, तब तुमने उनकी चीखें बिल्कुल नहीं सुनी थी। तुमने सत्ता और पैसे के नशे में चूर होकर खुद को भगवान समझ लिया था और हर एक कमजोर इंसान को कीड़े की तरह कुचल दिया था। आज मैंने तुम्हारी उसी दौलत को हथियार बनाकर तुम्हें तुम्हारी असली जगह पर हमेशा के लिए पहुंचा दिया है, जहां से तुम कभी नहीं उठोगे। यह मेरा आखिरी फैसला है
और तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी अंधेरे और भयानक काल कोठरी में सड़ते हुए गुजारोगे। विक्रम का शरीर अब इतना ज्यादा कमजोर और बीमार हो चुका था कि वह अपने पैरों पर सही से खड़ा भी बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। उसके बालों में बहुत ज्यादा गंदगी भर चुकी थी और उसके कपड़े पूरी तरह से फटकर एक भिखारियों जैसी बहुत ही भयानक और डरावनी हालत में पहुंच चुके थे। वह इंसान जो कभी अपने जूतों की चमक से लोगों को डराता था, आज वह खुद अपने ही बनाए गए इस खौफनाक दलदल में बहुत बुरी तरह डूब चुका था। उसकी यह दुर्दशा देखकर कोई भी पत्थर दिल इंसान भी कांप जाता। उसे अब रात के समय बहुत ही भयानक और डरावने सपने आते थे, जिनमें वह उन सभी निर्दोष लोगों को खून से लथपथ हालत में देखता था। वे लोग उसके पास आकर उससे अपना बदला मांगते थे और वह चीखते हुए उस अंधेरी कोठरी में पागलों की तरह अपने ही बाल नोचने लगता था। उसका अपना दिमाग ही अब उसका सबसे बड़ा और खौफनाक दुश्मन बन चुका था, जो उसे एक पल के लिए भी चैन की सांस बिल्कुल नहीं लेने देता था। वह अपनी ही मौत की भीख हर पल भगवान से रो रो कर मांगता रहता था। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं और वह अपनी पूरी शान और बहुत ही मजबूत कदमों के साथ उस अंधेरे कमरे से हमेशा के लिए बाहर आ गई। दरवाजा फिर से एक बहुत ही भयानक और जोरदार आवाज के साथ हमेशा के लिए बंद हो गया और विक्रम उस गहरे सन्नाटे में अपनी किस्मत को रोता रह गया। उसका वह सारा झूठा घमंड और उसकी वह सारी दौलत अब एक भयानक और खौफनाक सपने की तरह हमेशा के लिए राख बनकर उड़ चुकी थी। वह अब इस दुनिया के लिए पूरी तरह से मर चुका था। अनन्या जब उस काल कोठरी से बाहर निकली तो उसने एक बहुत ही गहरी और ठंडी सांस ली, क्योंकि उस जगह की बदबू उसे बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन वह बदबू विक्रम के उस गंदे और सड़े हुए अहंकार की थी, जो अब हमेशा के लिए उस बंद कमरे में बहुत ही बुरी तरह से दफन हो चुका था। उसने अपने गार्ड्स को यह बहुत ही सख्त आदेश दिया कि इस दरवाजे को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और इसे कभी न खोला जाए। न्याय का वह सबसे आखिरी अध्याय अब पूरा हो चुका था। राज बाहर खड़ा होकर बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ अपनी इस महान और शक्तिशाली मालकिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने अनन्या को सूचित किया कि विक्रम के सारे पुराने साथी अब अदालत के सामने अपने सारे गुनाह पूरी तरह से कबूल कर चुके हैं और उन्हें कड़ी सजा मिल चुकी है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स ने उस पूरे भ्रष्ट नेटवर्क को जड़ से उखाड़कर एक बहुत ही साफ और नया व्यापारिक सिस्टम पूरी तरह से स्थापित कर दिया था, जो ईमानदारी पर आधारित था। यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही शानदार मिसाल थी। राज और उसकी पूरी वफादार टीम के लिए भी यह एक बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक सफलता का सबसे बड़ा और खुशी से भरा हुआ दिन था। उन सभी ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी मालकिन के हर एक खतरनाक आदेश का बहुत ही ईमानदारी और बहादुरी के साथ हमेशा पालन किया था। अनन्या ने अपनी पूरी टीम को बहुत ही शानदार इनाम दिया और उनकी उस कड़ी मेहनत की बहुत ही ज्यादा तारीफ सबके सामने खुले दिल से की। यह सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजबूत और सच्चे परिवार की जीत थी। अनन्या ने विक्रम की उस सारी जब्त की गई दौलत को एक बहुत ही बड़े और पवित्र धर्मार्थ ट्रस्ट में पूरी तरह से बदल दिया था। इस ट्रस्ट के माध्यम से उन सभी गरीब और बेबस लोगों की बहुत ही अच्छी तरह से मदद की जा रही थी, जिन्हें विक्रम ने कभी बहुत बुरी तरह से सताया था। शहर में कई नए और आधुनिक अस्पताल बनाए गए और बच्चों के लिए शानदार स्कूल खोले गए, ताकि कोई भी इंसान अब कभी पीछे न रहे। यह उसकी सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत का एक बहुत ही खूबसूरत और सुनहरा परिणाम था। नई दिल्ली का वह आसमान अब बहुत ही ज्यादा साफ और नीला नजर आ रहा था, क्योंकि भ्रष्टाचार का वह काला और जहरीला धुआं हमेशा के लिए छन चुका था। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के मुख्यालय की वह भव्य इमारत अब पूरे शहर के बीचों बीच एक बहुत ही महान और सुरक्षित प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रही थी। लोग उस इमारत को देखकर एक बहुत ही गहरी उम्मीद और विश्वास से भर जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका रक्षक वहीं मौजूद है।
यह एक ऐसी बड़ी जीत थी जिसने पूरे इतिहास को बहुत ही मजबूती से बदल दिया था। इस बहुत बड़ी और शानदार जीत की गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर एक बड़े और ताकतवर देश में बहुत अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे बड़े अपराधी अब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स का नाम सुनकर ही खौफ से अपना रास्ता पूरी तरह से बदल लेने में अपनी भलाई समझते थे। अनन्या ने एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया को दे दिया था कि बुराई को कुचलने के लिए किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। वह अब पूरी दुनिया के लिए एक खौफनाक चेतावनी थी। जब वह अपने भव्य और विशाल कार्यालय की उस बड़ी खिड़की से नए और शांत शहर को देखती थी, तो उसे वह पहला और भयानक दिन याद आता था। वह एक ऐसा दिन था जब विक्रम ने उसे अपने कार्यालय में बुलाकर अपनी ताकत का भयानक घमंड दिखाते हुए उस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को कहा था। उसने सोचा था कि वह एक कमजोर और लाचार औरत को बहुत ही आसानी से डराकर उसे अपना गुलाम बना लेगा, लेकिन वह उसकी सबसे बड़ी और खौफनाक भूल साबित हुई। उसे एक गलती ने उसका पूरा नामोनिशान हमेशा के लिए मिटा दिया। अनन्या की यह कहानी सिर्फ एक बदला लेने की कहानी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि यह एक बहुत ही बड़ी और महान प्रेरणा बन चुकी थी। उसने समाज की हर औरत और हर कमजोर इंसान को एक बहुत ही मजबूत संदेश दिया था कि वे कभी भी अत्याचार को बर्दाश्त न करें। असली ताकत कभी भी शरीर या गंदे पैसे में नहीं होती, बल्कि वह इंसान के मजबूत इरादों और उसके साफ दिमाग में बसती है। सच्चाई और न्याय की यह महान लड़ाई हमेशा अपनी शानदार जीत का एक नया रास्ता पूरी तरह से खोज ही लेती है। राज ने आकर कुछ नए और बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों की एक मोटी सी फाइल अनन्या की विशाल मेज पर रख दी, जिसे पढ़ना जरूरी था। अनन्या ने अपनी एक बहुत ही सुंदर और आत्मविश्वास से भरी हुई मुस्कान के साथ उस नई फाइल को उठाया और उसे ध्यान से पढ़ने लगी। दुनिया में अभी भी कई ऐसे भयानक राक्षस बाकी थे जिन्हें अपनी झूठी ताकत का बहुत ज्यादा घमंड था और वे मासूमों को बुरी तरह सताते थे। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स की यह महान और पवित्र यात्रा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। वह उन सभी को यह कड़ा सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार थी कि किसी कमजोर को सताने का अंजाम क्या होता है। उसके नाम से ही अब बड़े बड़े अपराधियों के दिलों में एक बहुत ही गहरा और भयानक खौफ पैदा हो जाता था जो उन्हें डराता था। उसने समाज की सुरक्षा के लिए जो खतरनाक तूफान खड़ा किया था, वह अब पूरी दुनिया को एक बहुत ही साफ और नया रूप दे रहा था। कोई भी भ्रष्ट इंसान अब कभी भी उसके भयानक और अचूक निशाने से हमेशा के लिए बच नहीं पाएगा। कहानी का यह बहुत ही सुंदर और न्यायपूर्ण अंत हम सभी को यह सिखाता है कि सत्य की राह चाहे कितनी भी ज्यादा कठिन और भयानक क्यों ना हो, अगर इंसान के इरादे पूरी तरह से मजबूत हों और उसके दिल में एक बहुत ही सच्ची और पवित्र आग हो, तो वह किसी भी बड़े तूफान को रोक सकता है। विक्रम का वह दर्दनाक और खौफनाक अंत उन सभी घमंडी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक है जो ताकत के नशे में अंधे हो जाते हैं। सच्चाई और इंसाफ का सूरज हमेशा अंधेरे को चीरकर ही निकलता है। विक्रम की वह गंदी और घमंड से भरी हुई किताब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी और उस पर न्याय की मोहर बहुत ही मजबूती से लग चुकी थी। अनन्या ने इस शहर को और इस पूरी दुनिया को एक बहुत ही सुंदर और नया कल दिया था, जिसमें हर एक इंसान को उसका पूरा और सही हक मिलता था। अब एक नई सुबह का वह शानदार और चमकता हुआ सूरज बहुत ही ज्यादा शान और गर्व के साथ आसमान में अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। न्याय की यह सबसे बड़ी जीत हमेशा अमर रहेगी।